बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी और मैं ही आपको बताने वाली हूँ कि मेरे को एंकर वापस आ गए हैं। अबू ज़र, वेलकम बैक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको गुड मॉर्निंग और सबको देखने वालों को गुड मॉर्निंग और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के फजल से अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने सेहत दी और इसमें ऑब्वियसली तमाम फैमिली फ्रेंड्स की दुआओं का बहुत ज़्यादा जो है हिस्सा है, क्योंकि इसकी वजह से अल्लाह ताला ने दोबारा से सेहत दी है और फिर हम आपके साथ ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कोरोना नहीं हुआ था, आपको कोई अवार्ड मिला और अभी आप थैंक यू स्पीच कर रहे हैं? क्योंकि बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल में। जो एक महीना पिछले 4 वीक्स थे वो अल्लाह ताला जानता है कि काफ़ी टफ होते हैं, लेकिन उसके ऊपर डिटेल में बैठ जाए तो वो बहुत टाइम लगे। प्रोलॉन्ग भी कर गया, क्योंकि नॉर्मली एक आ जाता है 14 डेज का आइसोलेशन है या 21 डेज का, लेकिन आपका प्रोलॉन्ग भी कर गया। बट आई एम ग्लैड दैट यू आर बैक। अब फाइनली मुझे हंसने का मौका मिलेगा, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद ही ऐसी कोई बात कर रही हूँ और उस पर मैं खुद कैसे हंसना शुरू कर आपस में बात करके आई मिस यू अ लॉट। और मेरे ख्याल से आपके फैंस ने भी आपको बहुत मिस किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें बहुत से लोग पूछ रहे थे आपके को एंकर किधर गए, अबू ज़र भाई को क्या हुआ है, वो ठीक हो गए? तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। और अभी भी क्योंकि सबको ये मालूम है कि कोरोना जो है बाबा काफ़ी तेज़ी से अभी फिर से उसका इफेक्ट जो है तेज़ी से फैल रहा है। तो एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि क्योंकि मैंने भी देखा है, आपको भी मालूम है कि ये बड़ा टफ टाइम होता है, तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आप सब अभी भी SOPs की खिलाफवर्जी मत कीजिए और अपना भरपूर ख्याल कीजिए। अच्छा जी, इतने दिनों के बाद घर से बाहर निकलने के दौरान ही आपको सबसे अनोखी चीज और डिफरेंट चीज क्या है? अनोखी चीज लगी गाड़ी में बैठना 4 हफ्ते बाद और गाड़ी चलाना और उसके बाद जो सबसे सरप्राइजिंग वो ये था कि फेब के महीने में भी इतनी ज्यादा फॉग, डेंस फॉग, मुझे समझ नहीं आई कि क्या वजह है, बहुत ज्यादा थी। अब इस पूरे वीक से जो चल रही है उसके कंपैरिजन में आज कम थी। इसकी वजह क्या है मुझे तो समझ नहीं आई। उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। आई थिंक वी आर इन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हमेशा हम जिक्र करते हैं, नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग इट एज वेल कि आज 17 तारीख हो गई है और उसके बावजूद फरवरी के महीने में मुसलसल धुंध जो है वो सड़कों पर है। मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, हद निगाह सफर है, फिर उससे ट्रेन स्केड्यूल मुतासर होता है, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होता है और फिर टाइम्स जो है टाइमिंग्स आगे चली जाती है ना। आप मतलब सुबह के टाइम आपने अगर सफर करना है तो आप थोड़ा लेट कर लेते हो और फिर थोड़ा ठहर के बाहर निकलते हो, लेकिन अभी धुंध रहेगी। और महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि मौसम ड्राई रहेगा और ड्राई होने के साथ साथ बारिश के भी कोई पेशकश। अच्छा, मुझे थोड़ा सा लगता है कि इसमें स्मॉग भी है इसमें इंक्लूडेड, क्योंकि वबा हमारी तो लाहौर की वैसी बड़ी खतरनाक और हमारी जो रैंकिंग लिस्ट है उसमें हम टॉप 5 में तो फॉल करते ही हैं। लाहौर बहुत दफा टॉप 1 में भी आया। तो फिर मास्क इन एनी वे पहनना ही चाहिए, अगर कोरोना इम्यून भी है फिर भी मास्क पहने, क्योंकि वबा माशाल्लाह काफी खराब होती जा रही है, तो इसलिए जरूरी है फॉग प्लस स्मॉग। तो अपना ख्याल जरूरी रखना है, अपना ख्याल जरूरी रखना है जी, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और इसी के साथ पॉलिटिकल सिनेरियोज भी हम डिस्कस करेंगे। कल सेनेट ओपन बैलेटिंग, सीक्रेट बैलेटिंग के हवाले से समाअत हुई और आज भी उसकी समाअत है और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी आज अदालत में दोबारा पेश होंगे, तहरीरी जवाब भी जमा कराया जाएगा। इसके अलावा और भी बड़े पॉलिटिकल सिनेरियोज बन रहे हैं, खास तौर पर जो कल बाय इलेक्शंस हुए उसमें पीपुल्स पार्टी ने सिंध में मैदान मार लिया और बलूचिस्तान में JUI की निशिस्त जो है वो बरकरार और उसके बाद उन्होंने एक मेजर नंबर्स जो हैं उनके वोटों में काउंटडाउन सामने आया और वो सब हमने देखा। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। पीपुल्स पार्टी ने सिंध के ज़िमनी इंतखाब में दोनों निशिस्तें जीत ली। PB 20 पश्तीन में JUI के अजीजुल्लाह आगा ने मैदान मार लिया। कराची के हल्का PS 88 में सियासी कशीदगी, पुलिस ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट कराने का मामला, इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई नहीं बन सकता, जो कुछ हो रहा है उस पर अपना रद्द अमल देना होगा। 2018 से वीडियो मौजूद है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस के ओपन बैलेट रेफरेंस में रिमार्क्स, आज फिर समाअत होगी। IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी पर IMF $50 करोड़ देगा। और पाकिस्तानी नौजवान को फिल्मा सदरी ने तारीख रकम कर दी। अफ्रीका के सबसे बुलंद पहाड़ को 20 घंटे में सर कर लिया। ये कारनामा सर अंजाम देने वाले पहले एशियाई बन गए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और बाकायदा आगाज करेंगे हम आज के प्रोग्राम का। तो सबसे पहले बाय इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। सिंध और बलूचिस्तान असेंबली की 3 निशिस्तों पर कल ज़मीनी इंतखाब था। सांगड़ और कराची में पीपल्स पार्टी और पश्तीन से JUI ने कामयाबी हासिल की और अबू ज़र बड़ा टफ कंपटीशन था, लेकिन उसमें ज्यादातर आई थिंक उम्मीदवार कंसर्न इस हवाले से थे कि टर्न आउट कैसा रहेगा। बिल्कुल, और हमने ये देखा है कि ओवरऑल क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी वैसे भी खासी ज्यादा रही है PDM की वजह से, तो अब ये जब इलेक्शन हुए हैं तब भी खासी एक्टिव नजर
आए तमाम पॉलिटिकल पार्टी सिंध असम्बली की 2, जबकि बलोचिस्तान असम्बली की भी एक नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल कल जब हुआ है तो फिर अब मुकम्मल तो हो चुका, इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इस रिजल्ट के इम्पैक्ट कितने पड़ेंगे। इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? अगर हम PS 88 मलीर की बात करें तो वहां पर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं उन्होंने 21,251 वोट लिए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, चूंकि हुकूमती जमात भी है, तो वहां पर सिर्फ 4,870 वोट ले सके। और अगर हम सांगड़ का जिक्र करें तो वहां से भी भारी अक्सरियत से पीपल्स पार्टी जीती है जी, और 48,025 वोट हासिल किए। सबसे पहले तो मैं सांगड़ के लोगों के लिए तालियां बजा दूं कि टर्नआउट इतना जबरदस्त रहा। और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है मुश्ताक जुनेजो, उन्होंने 6,925 वोट हासिल किए। बिल्कुल, इसके साथ साथ ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के ऑलरेडी उम्मीदवार ही थे कामयाब, पहले पार्टी की निशस्तें थी, लेकिन आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वोट्स देखें तो बहुत ही कम थे। मतलब एक जगह 4,000, एक जगह 6,500, वो कुछ भी नहीं है जी, काफी कम है। लेकिन चूंकि मेरे ख्याल में PTI की ज्यादा जो सीट्स हैं वो सिर्फ कराची से ही हैं। ओवरऑल सिंध में पीपल्स पार्टी का अभी भी इम्पैक्ट खासा ज्यादा है। फिर बलोचिस्तान असेंबली में जैसे कि आपने जिक्र किया, वहाँ पर भी PB 20 पेशीन से JUI फे के सैयद फजल आगा मुंतखब हुए हैं, और ताहम उनके इंतकाल के बाद जब ये नशिस्त खाली हुई तो वहाँ पर भी अब JUI ही जीत गई। बिल्कुल, तो जो जिसकी सीट थी वो उसी के हिस्से में गई है। बाय इलेक्शन में ये साबित हो गया। इस पर हम बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सिर्फ इसी पर नहीं, सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर आपको भी। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। नासिर साहब, अब जरा जिक्र कर लेते हैं कल जो बाय इलेक्शंस हुए, कराची में भी, सांगड़ में भी। पहले सिंध से शुरू कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा, अब उन्हीं की नशिस्तें थी, जीतना एक्सपेक्टेड था उनका, लेकिन इतने बड़े मार्जिन के साथ। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहां एक वो 4,500 के करीब, दूसरी तरफ 6,500 वोट ले सके। आपको भी यही लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा? अच्छा, मुझे असल में शुरू में फिक्र हो गई थी इस बात की कि उनकी सेहत है वो खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ गई है, और उसके साथ साथ ये भी कि एक लापरवाही बढ़ गई है PTI की तरफ से कराची के शहरियों की तरफ, और उम्मीदों पर पाकिस्तान के शहरियों की तरफ। तो मैं ये सोचता था कि इंतखाबात अगर हो गए, अगर लोकल बॉडीज हो गए तो क्या होगा। तो लेकिन लोकल बॉडीज से पहले ये ज़िमनी इंतखाबात आ गए, और पीपल्स पार्टी की रिक्वेस्ट पर हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन दबाया बैठा था इसको, इंतखाबात नहीं करवाया था। तो उन्होंने पिटीशन फाइल की और कहा कि हाउस मुकम्मल नहीं है, तो इंतखाबात हुए। अब आप जो बात कर रहे हैं किसको कितने वोट मिले, असल मैटर ये नहीं करता मेरे ख्याल में किसने कितना लूज किया। PTI का मलीर में 16,800 वोट का बैंक था जी 2018 में जी, जो 4,500-600 रह गया जी। MQM मतलब 75% वोटर कम हुआ है PTI का। इसी तरह MQM के 50% वोटर कम हो गए। सिर्फ TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इन्होंने थोड़ा सा मेंटेन किया है, कम इनके भी हुए हैं, लेकिन इतना खौफनाक कमी नहीं आई है। तो चुनाचे TLP नंबर 2 पर है PS 88 में। अब अंदाजा लगाएं कि एक PTI जिसकी इतनी बड़ी वेव थी कराची के अंदर, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सीट मलीर की पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से PTI का हारना अब अजीबोगरीब सूरत हाल। चुगताई साहब, यहाँ पर आपकी बात वजह है कि यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज देखें, रिफ्लेक्ट करें कि वोट क्यों कम हुए और क्या वजह है कि कम हो रहे हैं वोट, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। अब चूंकि देखा जाता है अक्सर कि जहाँ पर हुकूमत होती है वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन वही पार्टी जीत जाती है, पंजाब हो, सिंध हो, KP हो, तो इसका कोई इम्पैक्ट भी पड़ सकता है या फिर इलेक्शन हुआ खत्म हो गया? नहीं, इम्पैक्ट तो इसका बखासा पड़ेगा, हेडलाइंस में बनेंगी इसकी कि PTI हार गई, और हालांकि तीन सीट्स हैं, PTI कहाँ हारी, लेकिन PTI वोट हार गई। सांगड़ की सूरत हाल आप देखिए ना। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, कराची में वोट कम क्यों पड़ा, कराची में यहाँ पर वोट क्यों नहीं पड़ा 50,000 1 लाख के करीब। उसकी वजह सुबह का वाक़या है। हलीम आदिल शेख साहब सुबह घर से निकले ये कहकर फसाद होगा, टिकट चले भी। अच्छा, हम लोग जरा वर्कशॉप के बाद आए थे तो जरा होशियार हो गए, हमने क्या हुआ, ऑफिस वगैरह फ़ोन किया, उन्होंने कहा कोई भी नहीं, नॉर्मल सूरत हाल है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फसाद हो गया। और वोटर जो नहीं आया
PS 88 पे कम आया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वहां पहली बार 2 साल के बाद पहली बार लोगों ने क्लाशनकोफ और बड़ा असलहा देखा, काली काली गाड़ियां, ब्लैक पहने में कमांडोज टाइप के सिक्योरिटी गार्ड्स, और हवाई फायरिंग, जो भी फायरिंग आप पहले उन पर बकौल उनके उन पर भी फायरिंग हुई। और उसके बाद ये हुआ कि अलामती कार्रवाई शुरू हुई। सांगड़ में सूरत हाल ये नहीं हुई। सांगड़ में ये हुआ कि जब वहाँ PTI ने और जब PDM कह लें आप मुखालिफ ग्रुप, उसने एहतजाज किया कि जी ये जो पोलिंग एजेंट है सरकारी आदमी है, तो पीस पार्टी इसको हटा दिया कि हट जाओ। तो वहाँ कोई ऐसा रीजन आया। और सांगड़ में टर्नआउट भी बड़ा जबरदस्त रहा सर। कराची से एक्सपेक्टेशंस थी कि मेट्रोपॉलिटन बड़ा सिटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, वोट कास्ट करेंगे, लेकिन उस तरह से टर्नआउट नहीं रहा। मेरे ख्याल से इसकी एक रीजन वीकडे का होना भी है। आपने हलीम आदिल शेख का जिक्र किया, अब उन्होंने उनकी गाड़ी पे कल बुलेट क्रैक था, तो बेसिकली ऐसा तनाजुर तो वहां पे देखने में आया था कि हवाई फायरिंग हुई या फायरिंग की गई। क्या आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्शन लेना चाहिए? बिकॉज एक तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है, और दूसरा इलेक्शन के दौरान इस तरह की एक्टिविटीज, गार्ड्स लेकर जाना, असलहा लेकर जाना, किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। काबिल कबूल नहीं, खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत शिकायतों के बाद हुक्म दिया पुलिस को कि वो हलीम आदिल शेख को हल्का बदर कर दे, ये बस इतना था। उसके बाद जब हल्का बदर हो गए तो फिर गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। एक तो फायरिंग के इल्जाम में, दूसरे 2 पुराने मुकदमे गलत किया, पुराने मुकदमे में गिरफ्तार करके। ताज़ा मुकदमा काफ़ी था, और मेरी इत्तला के मुताबिक उन पर एक केस और बन गया है, वो है टेररिज्म का, दहशतगर्दी का। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उन पर कायम हो रहा है कि फायरिंग करना, इलाके में खौफ और हरास फैलाना, लोगों को खौफजदा करना। ये 3-4 मुकदमा उन पे और बन रहे हैं, तो ये तो अब जरा मुश्किल, इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और क्योंकि सांगड़ में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। सांगड़ में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, सांगड़ में जो जीता है बंदा पीपल्स पार्टी का, उसने अपने वालिद से ज्यादा वोट लिए। उनके वालिद साहब जो थे, शायद उनसे उसने 7,000-8,000 वोट ज्यादा लिए। तो एक नया आया, ये तो बेसिकली पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। बाप की हुकूमत है, बिल्कुल पश्चिम में बाप की हुकूमत है, और बाप के सपोर्ट किए हुए लोग आ गए। सही साहब, अब आपने कहा कि इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, मीडिया की खबर बनेगी। इसके बाद एक बड़ा इम्पैक्ट जहाँ पर पड़ सकता है वो है आइंदा आने वाले जो सेनेट इलेक्शंस हैं, उसकी बड़ी बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी अलग से समाअत भी चल रही है, इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलब किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का आपने अभी भी जिक्र किया है। अब जो सेनेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी यही सवाल आता है कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होगा। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ बाद में कार्रवाई करता है, वो भी काफ़ी अरसे बाद, जब वक्त होता है तब इलेक्शन कमीशन हमेशा लेट हो जाता है? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा है वो खासा एक्टिव है। उसने मॉनिटरिंग सेल बनाया है, उसने कई चीज़ें बनाई हैं, उसने गार्ड करने के लिए जो 118 की आप उससे बात कर रहे हैं, जो आप हवाला दे रहे हैं, ये 118 आर्टिकल है। इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो गार्ड करेगा इस बात को कि ट्रांसपेरेंसी रहे, बिल्कुल, और करप्शन ना हो। अब करप्शन ना हो जो है वो जाहिर है बिफोर इंतखाबात ही होगा ना, बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई किसी को खरीद ना ले। लेकिन अगर 2018 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बताए थे इलेक्शन कमीशन को कि खरीदो फरोख्त हुई है भाई, कुछ करें आप, तो शायद वो कर लेता। तो बताया नहीं, अब तो अभी बताया गया है। लेकिन नासिर साहब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ रहा है कि जी आपका ये आर्टिकल भी है, आपका ये कानून भी है, आप इसके तहत खुद नोटिस भी ले सकते हैं। वीडियो सामने आई, हॉर्स ट्रेडिंग की बात साबित हो गई, क्यों नहीं उसकी फोरेंसिक कराकर इलेक्शन कमीशन खुद नोटिस ले लेता? क्यों नहीं उन लोगों को नाअहल करार देता जिन्होंने पैसे लिए और बाद में उसको किताबों से शबी दे दिया? मैंने तो ये भी बोला था कि आई वांट टू बी अ स्टूडेंट अगेन, और जो आपके पीछे किताबें पढ़ी है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो वीडियो वाली किताबें चाहिए। मैंने कहा था मेरे पास सबसे मोटी किताब कौन सी है, वो देख रहा था तो मुझे कसूरी साहब की किताब मिली इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात पर, वो भी इतनी मोटी बंडल है। सर वो किताबें हमारे लिए नहीं है, वो हम जैसे नालायक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इलेक्शन कमीशन को बताया सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमें वही करना है जो आइन कहता है। बहुत सिंपल जवाब है, हमें वही करना है जो आइन कहता है, हम उससे हटके कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करवाना है तो आइन में तरमीम कराएं, लॉ में तरमीम कराएं। 226 जो है आर्टिकल आइन का, वो कहता है कि
प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के सिवा तमाम बैलेट खुफिया होगा। जी जी। जब बात हुई खुफिया क्या होता है, तो उनका खुफिया ये होता है कि काउंटर पर जो काउंटर स्लिप होती है उस पर शनाख्ती कार्ड नंबर और अंगूठा लगाया जाए वोटर का, और कुछ नहीं। और जो दूसरा होता है वो वोट होता है, वो बैलेट पेपर, उस पर कुछ नहीं होता सिवाय टिक मार्क के। जी, कोई सीरियल नंबर नहीं होता। और बहस भी यही हो रही है कि सीरियल नंबर अगर लगा दिया जाए, नाम दे दिया जाए, तो वो ओपन बैलेटिंग हो जाएगी। लेकिन बेग साहब, मैं ओपन और सीक्रेट बैलेटिंग की बात नहीं कर रही, मैं करप्शन की बात कर रही हूँ, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ। और ये तो आइन में मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है अगर करप्शन साबित हो जाए, हॉर्स ट्रेडिंग साबित हो जाए, तो क्यों नहीं कर रहे? ये कम से कम जो लोग पैसे ले रहे हैं, पहले तो हुकूमत से कहे ना कि मैं पूरी वीडियो दें, आप एडिट क्यों की जाइए जी। वो लोग जो पैसे बांट रहे हैं वो एक थोड़ी होगा, वो तो बहुत से इतने बंडल है किताबों के, पूरी लाइब्रेरी उठा के ले आए लोग। वो लाइब्रेरी लाने में तो कई लोग शामिल होंगे ना, और बांटने में कई लोग शामिल होंगे। गारंटर कौन है वो भी सामने लेकर आए, तो वो सब लोग सामने आने चाहिए। और वाकई इन पर तो इलेक्शन कमीशन का नहीं, फौजदारी का मुकदमा बनना चाहिए। और उन लोगों पर भी जिन्होंने इत्तलात रोक के रखी, जिन्होंने वक्त पे इत्तला नहीं दी, उन पर भी ये भी एक जुर्म है। बिल्कुल, ये भी एक जुर्म है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नासिर साहब, फिर इस जुर्म में तो वजीर आजम का नाम भी आ सकता है, क्योंकि उनका भी माजी में ऐसा बयान मौजूद है जब उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैंने इन्हें पार्टी से क्यों निकाला, आओ मैं खुली आंखों से वीडियो दिखाता हूँ। वो बयान आपको याद होगा। तो फिर तो मुझे याद है, मुझे मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं एक मासूमाना अंदाज पे आपको बता रहा हूँ कि लॉ क्या कहता है कि सहूलतकार भी जिम्मेदार है, और जो बात को खुफिया रखे, को छुपा के रखे, वो भी जिम्मेदार। बिल्कुल जबरदस्त। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने गुफ्तगू की ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन, ज़िमनी इलेक्शन और फिर सेनेट इलेक्शंस, और फिर जो इलेक्शन कमीशन का रोल है। मुझे ये लग रहा है इलेक्शन कमीशन का रोल थोड़ा सा पहले माजी से थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन जो आइडियली इलेक्शन कमीशन का रोल होना चाहिए ड्यूरिंग इलेक्शंस या उससे पहले, वो अभी भी उस तरह से नहीं कर पा रहा। जब अबू सर ये कहा जाता है कि ये खुद मुख्तार इदारा है, तो मुझे वो खुद मुख्तारी नजर क्यों नहीं आती कि आप खुद से एक्शन लें, खुद इस चीज पर कार्रवाई करें। कितने दिन हो गए वो वीडियो मंजर आम पर आए हुए, मीडिया पर भी उसकी बात हो रही है, अभी उसकी तहकीक हो रही है, लेकिन अभी ये भी नहीं पता कि फोरेंसिक हुआ या नहीं। इलेक्शन कमीशन ही कहता है विफाक हमारे पास दरख्वास्त लेकर आए कि इलेक्शन कमीशन को खुद नजर भी आ रहा है, वो नोटिस ले सकता है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। मतलब किताबें जा रही है, बैग्स में जा रही हैं, ट्रैवल बैग्स के अंदर किताबें जा रही हैं, मुझे तो वो बात हजम नहीं हो रही है। बता देते ना साहब की कौन से कोर्स की बुक थी, तो जरा आसानी हो जाती। वो कोर्स में और आप नहीं कर सकते। अच्छा, कोर्स की बात हो रही है और यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, तो किताबों से हम लिंक करते हैं ना कि यूनिवर्सिटी में हम बड़ा पढ़ा करते थे और लाइब्रेरी में ये मोटी मोटी किताबें देखा करते थे, लेकिन आजकल मुझे अफसोस होता है यूनिवर्सिटीज के माहौल देखकर। और जब इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर आती हैं तो परेशान हो जाती हूँ मैं कि ये क्या हो रहा है। ये लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी है जिसमें ये वीडियो बनाई है वहाँ के ही एक स्टूडेंट ने, और लड़की लड़ रही हो तो समझ भी आता है, ये लड़का लड़की को मार रहा है और फिर लड़की उसको मार रही है ग्राउंड में ओपनली, सब बैठे हैं प्रॉपर, और ये तमाशे लगे हुए हैं, तमाशा लगाया, लड़ाई की है भरपूर, और फिर कोई रोकने वाला नहीं है। लोग एंड पे आए हैं कि थोड़ा थोड़ा बीच बचाव कराने वाले, लेकिन वीडियो चले बनाते हैं लोग, ये तो हमारा एक दस्तूर बन गया। एक्सीडेंट हो तो वीडियो बना ली, कहीं पर कोई लड़ रहा है तो वीडियो बना ली, लेकिन ये जो तरीकाकार है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। यूनिवर्सिटी के माहौल में कहीं वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आए हैं, कोई वहाँ पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और फिर इस तरह का माहौल, इस तरह की मतलब गलत रवायात कायम हो रही है यूनिवर्सिटी। बिल्कुल गलत रवायात भी कायम हो रही हैं, एक गलत इंप्रेशन भी जा रहा है, एंड देन वी वंडर कि एजुकेशन आम क्यों नहीं है। फिर हम इस पर बात करते हैं कि लोग अपनी लड़कियों को पूरी फैमिलीज जो हैं वो यूनिवर्सिटीज जाने नहीं देती हैं। ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं करूंगी, ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्सिटी जाके क्या करना है, वहां का माहौल ठीक नहीं है। ये हरकतें हैं ना जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज के ऊपर टैग लगता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है, और मतलब लड़का लड़की को मार रहा है, और मुझे अफसोस है कि ग्राउंड में जो लोग बैठे हुए हैं वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। सिर्फ अच्छा, पता क्या सिमल, मैं वहां पर होती ना तो मैं सीरियसली जाकर जरूर बीच में अच्छा मुझे बताऊं सिचुएशन कई दफा ऐसी होती है। मुझे याद आ रहा है अपने यूनिवर्सिटी के टाइम जब मैं मेरे हमारे हम लोग बैठे हुए थे कॉरिडोर में, तो इसी तरह ना मतलब ये तो बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, तो मतलब थोड़ा सा इसी तरह के झगड़ा हुआ दोनों लड़का लड़की के दरमियान, तो तब भी हमारे भीतर में से कोई भी बीच में नहीं आया, क्योंकि वो दोबारा से उनकी 2 घंटे बाद सुलह भी हो गई। लेकिन झगड़ा होना और किसी को मारना, बेसिकली उसने उसको धक्का दिया, उसको थप्पड़ मारा और ग्राउंड पे गिरा दिया,
इसके बावजूद अब ये अपडेट लेनी पड़ेगी ना जो भी मामला था, आप ओपनली यूनिवर्सिटी ग्राउंड में कैसे ये हरकतें कर सकते हैं? आप इसको प्लीज डिफाइन मत करें इस मामले पर के बाद में सुलह हो गई होगी और कोई मोहब्बत का चक्कर चल रहा होगा, उस लड़के को पैंटी लगनी चाहिए। नहीं, आप, मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब इनके दरमियान में किसी ने आना है ना, उल्टा उसने दुश्मन बना, इन्होंने फिर सुलह कर लेनी है ना, मसला ये होता है। बट दे शुड नो दे आर डूइंग इट रॉन्ग। आप यूनिवर्सिटी हमारा पर्सनल मामला है, वो क्यों नहीं कर रहे? हमारा पर्सनल मामला है, अक्सर में ये भी कह देते हैं, आप बीच में मत आइए, हम दोनों का पब्लिक मकामात पे आप किसी को मार रहे हैं तो वो पर्सनल मामला नहीं हो सकता, और इसमें लड़का लड़की का मामला नहीं है। मैं तो यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों के मुस्तकबिल के ऊपर सवाल उठाऊंगी। आप हंसे मत इस बात पर, मैं आपको सीरियसली लड़का लड़की की देखिए कोई भी वजह हो सकती है लड़ने की, हो सकता है लड़की ने शुरू किया हो सकता है कोई थोड़ा सा उसने इनिशिएट किया हो, मामला खराब हो गया हो, तो आप थोड़ा मार्जिन दें। आपका जानने वाला तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे, अब तो वैसे भी मेरे जानने वाले मैं कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ उनका पर्सनल मैटर है, आप चीखें एक दूसरे पर जो मर्जी करें, लेकिन आपको वो वीडियो याद है? हमने एक वीडियो चलाई थी कि पार्किंग लॉट की एक यूनिवर्सिटी में लड़की ने लड़की को थप्पड़ मारा था और एक लड़के के पीछे वो दोनों लड़ाई कर रही थी। Whatever the reason was, हमने उसको भी डिस्कस किया था कि हमारे तालीमी इदारों में क्या होता है। अभी भी आप देखें कि एक तमाशा बना हुआ है। और फिर जब ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती हैं तो यकीन जानिए कि शरीफ लोग ये समझते हैं कि हम अपनी बेटी को या तो प्राइवेटली पढ़ा लेंगे या मजीद फर्दर एजुकेशन के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि फिर ये हालात जो है वो एग्जैक्टली। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी ये हुआ है, इन स्टूडेंट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है, निकाल देना चाहिए यूनिवर्सिटी से, लेकिन they know कि अगर आप डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो मतलब पता नहीं मैं तो कैसे निकाल देना चाहिए। And I know this university, I'm going to call this university और मैं ये इंसिडेंट रिपोर्ट एक वीक के लिए सस्पेंड करवा देंगे। I am that child जो सख्त एक्शन के हक में होता है। भाई कानून के मुताबिक होना चाहिए ना, हमें तो पता भी नहीं था यूनिवर्सिटी में, कसम से हम इतने शरीफ हुआ करते थे, इतने मासूम से हुआ करते थे। हमारी यूनिवर्सिटी में तो खैर ऐसी कभी लड़ाई नहीं हुई, बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया, बस ठीक है। Anyways जी, इन टाइम बैक अब तो मुझे लगता है सालों गुजर गए, पता नहीं यूनिवर्सिटी के माहौल लोगों को क्या हो गया, बस मैं परेशान ही होती हूँ। We are taking a short break, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरी तो ब्रेक्स भी खुशगवार हो गई जी, और ब्रेक में मुझे अब अबूजर से बात करने का मौका मिलता है, वरना मैं अकेली ब्रेक में ऐसे चुप करके बैठी रहती थी, या नुमान मेरा सर खा रहे होते थे, या मैं कहती थी अच्छा भाई जो मर्जी कर लें, लेकिन अब आप आ गए हैं तो आपसे गपशप भी रहेगी और ऑन स्क्रीन भी रहेगी। अच्छा अबूजर, जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है या कोई भी नए इलेक्शन होते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होता है? मुझे नंबर्स याद करने पड़ते हैं, मुझे नाम याद करने पड़ते हैं, दोबारा से डेजिग्नेशंस को रिवाइज करना पड़ता है, उनकी डेजिग्नेशन भी चेंज हो जाती है। और फिर इसके अलावा ये कि कौमी और सूबाई असेंबली के जब इलेक्शन होते हैं तब तो फिर पूरे की पूरी हाउस ही बदलता है ना, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में मजीद कंफ्यूजन है, क्योंकि हाफ इलेक्शन होते हैं, हाफ इलेक्शन बाद में 3 साल बाद होता है, मतलब 6 साल का ड्यूरेशन होता है, तो मतलब जो 19 में हुए थे वो 22 में, मतलब अभी 21 में हो रहे हैं, 18 वाले, तो कंफ्यूजन में लोग परेशान 6 साल का टेन्योर होता है ना, और 3 साल तक 6 साल मतलब हाफ सेनेट, अभी हाफ के इलेक्शन, अभी हाफ के बाद में बिल्कुल। और 52 नशिस्तें हैं जिस पे टोटल इस दफा इलेक्शन होने हैं, लेकिन 4 नशिस्तें उसमें से निकाल दी गई हैं क्योंकि फाटा जो है वो ऑलरेडी एग्जाम हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा में। तो आपको और हम सबके लिए एक इंफॉर्मेशन का राउंड चलता है, आपको याद होगा मैंने इस पर पहले भी एक पूरा सेगमेंट किया था जिसमें सेनेट क्या होता है, सेनेट में कौन सी पार्टी की क्या पोजीशन है और किस तरह से वोटिंग होती है। तो अब हम जरा नंबर गेम के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि किस पार्टी के कितने नंबर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितनी नशिस्तें उसके लिए जीतना तो क्या होगा, फिर कहां पर स्टैंड करेंगे। एग्जैक्टली। सो शुरू करते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू करते हैं और उसके हमायती जमातों और ग्रोहों का जिक्र कर लेते हैं। सेनेट इंतखाबात के बाद मजमूई तौर पर 50 नशिस्तों पर बराजमान होने का इम्कान है, जबकि अपोजिशन पार्टियों के अराकीन की मजमूई तादाद भी इतनी ही हो सकती है, और सेनेट में अराकीन की मजमूई तादाद 104 है जी, 104 है। और 11 मार्च के बाद पाकिस्तान के ऐवान बाला में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की मुतवक्किल तादाद क्या होगी, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि क्या पोजीशन होने जा रही है जब इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। उसके बाद तो सेनेट में 3 जमातें हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM और फिर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA, जो कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायती, जबकि सेनेट की हद तक आज़ाद अराकीन की हिमायत भी हुकूमती इत्तेहाद को ही हासिल होगी। ऐवान बाला में हुकूमत मुखालिफ जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप, खैबर पख्तूनख्वा अवामी पार्टी और जमात इस्लामी शामिल है। जबकि 11 मार्च को सेनेट के
52 अराकीन सुबदोश हो रही हैं। ताहम साबिक कबायली इलाकों के खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बायस फाटा खाली होने वाली जो 4 नशिस्तें हैं उन पर इंतखाबात नहीं हो रहे, इसलिए 3 मार्च को मजमूई तौर पर 48 सेनेटर्स का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर स्पेसिफिकली अब हम बात करें हुकूमती जमातों की, तो इस वक्त जो सिचुएशन है और फिर चेंजेस क्या आने वाली हैं ये हम आपको बताते हैं। तो इस वक्त सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुल 14 अराकीन हैं, जिनमें से 7 रिटायर हो जाएंगे। फिर 3 मार्च के इंतखाबात में PTI की 21 सीटें जीतने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसके बाद इस पार्टी के सेंटर्स की मजमूई तादाद 28 हो सकती है। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जिक्र करें जो PTI की इत्तेहादी है, इस वक्त सेनेट में 10 अराकीन हैं, जिनमें से 3 रिटायर हो रहे हैं, जबकि BAP 3 मार्च के इंतखाबात में 6 नए सेनेटर्स की कामयाबी की उम्मीद रखती है, जिससे सेनेट अराकीन की तादाद 13 हो जाएगी, जो मौजूदा तादाद से 3 ज्यादा होगी। जी, और इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 5 में से 4 सेनेटर्स भी रिटायर हो जाएंगे, जबकि ये जमात 3 मार्च के इंतखाबात में ख्याल रहे कि सिर्फ 2 सेंटर्स ला पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो जोड़ तोड़ होती है उसमें यही एग्जैक्टली उसके हिसाब से देखा जाए तो 2 सेंटर्स ही आ रहे हैं, तो फिर इनके ताकत सेनेट में कम होने जा रही है, तो 5 से अब ये रह जाएंगे 3, जिसके बाद परेशानी भी बढ़ सकती है। और फिर यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फिर वो किताबें जो है वो एक्सचेंज होती हैं। लेकिन अगर ये 5 के 5 ही आ गए तो फिर तो साबित हो जाएगा ना, मतलब ये तो हम असम्पशन के ऊपर बात कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एथिकल रूल्स के अंदर रहकर बात कर रहे हैं कि हर पार्टी अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दे तो ये होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ और सबको पता है। ये तो फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब हमेशा याद आ जाते हैं जब लास्ट टाइम हुए थे, तो तभी से सब कुछ क्लियर है, इसलिए तो ज्यादा डर पड़ा हुआ इस दफा। 2018 के भी खुलकर सामने आ गए ना वो लोग जो सेनेटर हैं, और उन्होंने किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस पाए गए उस मुबैना वीडियो के अंदर। अच्छा जी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की बात कर लेते हैं जी। सेनेट में सिंध से 1 नशिस्त हासिल करने की उम्मीद है, जिससे सेनेटर्स की तादाद इनकी 2 हो जाएगी, जो मौजूदा तादाद से 1 ज्यादा होगी। और इस वक्त सेनेट में 8 आजाद अराकीन हैं, जिनमें से 4 रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद इतने ही ऐवान बाला में रह जाएंगे, तो देखना ये होगा कि 3 मार्च को जो इंतखाबात होंगे उसमें कितने आजाद उम्मीदवार जो हैं वो सेनेट में आते हैं। बिल्कुल, ताहम फिलहाल ऐवान में रह जाने वाले 4 आजाद अराकीन को ही अपने हिसाब किताब में अभी शामिल अगर हम करते हैं, तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की अगर बात की जाए तो उनकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है, क्योंकि अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए रखती है क्योंकि अपोजिशन के नंबर्स खासे ज्यादा हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21 में से 8 सेनेटर्स रिटायर तो हो रहे हैं, जिसके बाद ऐवान बाला में पीपल्स पार्टी के 13 सेनेटर्स रह जाएंगे। और 3 मार्च के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 6 नशिस्तें जीत सकेगी, जिससे सेनेट में 11 मार्च के बाद उनके सेनेटर्स की कुल तादाद 19 हो जाएगी, यानी मौजूदा सेनेट से 2 अराकीन उनके कम हो जाएंगे। ऐवान बाला की तंजीम नौ में सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नवाज को होगा, वो ऐसे कि इस वक्त 29 सेनेटर्स में से आधे से ज्यादा यानी कि 17 रिटायर हो रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बली में PMLN के अराकीन की तादाद के हिसाब से 3 मार्च के इंतखाबात में उसे 5 नशिस्तें हासिल हो सकेंगी, जिससे सेनेट में उनकी कुव्वत 17 रह जाएगी, कम हो जाएगी बेसिकली। तो फिर नून लीग को वैसे ओवरऑल देखा जाए तो 18 के बाद नुकसान ही हो रहा है अगर देखा जाए, क्योंकि बाकी पार्टीज स्ट्रांग हो रही हैं, नून लीग के थोड़े नंबर्स कम हो रहे हैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम आती है जब आप थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट भी किसी भी सूबे में नहीं है और फिर आपको इस वजह से नुकसान हो रहा है। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त सेनेट में KP और बलूचिस्तान में 1-1 सेनेटर्स उनके मौजूद हैं, जो कि 11 को वो भी रिटायर हो रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि सेनेट इंतखाबात में मौलाना फजल रहमान की पार्टी 2 नई सीटें भी जीत लेगी और इस जमात की पोजीशन नई सेनेट में बरकरार रहे। बिल्कुल, और इंतखाबात के बाद सेनेट में नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अराकीन की तादाद 2-2 होने के इम्कानात हैं, जबकि जमात इस्लामी का अगर जिक्र करें और मरकजी अमीर सराजुल हक की सुबदोशी के बाद सिर्फ 1 रुकन उसमें रह जाएगा। अब जब ये पूरी फॉर्मेशन होगी तो मुस्लिम लीग नवाज को इटसेल्फ एक पार्टी के तौर पर तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन कंबाइंड अगर देखा जाए तो ऑपोजिशन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो इस तरह से कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके इत्तेहादी एक भी सीट हार गए और मुमकिन नंबर से उनका नंबर कम हुआ तो उनके पास अक्सरियत नहीं रहेगी सेनेट में, और फिर कोई भी बिल पास कराने के लिए जो भी चाहिए होती कुव्वत वो उनके पास नहीं रहेगी। अब अगर हमने क्योंकि काफी ज्यादा जिक्र किया हमने रिटायर्ड कौन कौन होने जा रहा है, तो फिर एक लंबी लिस्ट है जो कि ऑब्वियसली रिटायर हो रहे हैं, 52 सेनेटर्स होंगे, तो उनमें से कुछ के हम नाम बता देते हैं लोगों क्योंकि बड़े बड़े फेमस भी हैं। तो 11 मार्च को सेनेट के 52 सेनेटर्स हैं जो कि रिटायर होने, जिनमें नून लीग के सबसे ज्यादा 16 हैं, जबकि PTI और पीपल्स पार्टी के 7-7 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। सिंध और पंजाब से 11-11, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 12-12 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के पंजाब से 11, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 2-2 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं। और रिटायर होने वालों के जो नाम आपने जिक्र किया, मुस्लिम लीग नवाज से राजा जफरुल हक, और इनको दोबारा टिकट भी नहीं मिला। जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने टिकट अप्लाई भी नहीं किया, अप्लाई भी नहीं मतलब थोड़ा फर्क हो
हो जाता ना, दे वुड बी अ रीजन, बट ऑब्वियसली टॉक ऑफ द टाउन तो बने हुए हैं किया था और इनको नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर क्लैरिटी से कह दिया थी मैंने अप्लाई नहीं किया, इसलिए कोई बातें मेरे बारे में। इट वाज एन इंपॉर्टेंट नेम, तो एक्सपेक्टेशंस थी कि इनको, का नाम देख रहा हूं हमेशा नून लीग में बड़ा अहम, ऐसा लग रहा था कि उनके नाम के साथ फिक्स हो गया था सेनेटर। हमें अभी आइंदा पढ़ना बोलना भी अगर कहीं आगे ना सेनेटर, तो गलती से आपसे मेरे ख्याल से हो भी जाए। मुशाहिदुल्लाह खान है जी, जिनको टिकट नहीं मिला, परवेज रशीद, ये रिटायर हो रहे हैं, सॉरी रिटायर हो रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान, परवेज रशीद तो बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, मैं वही कहने लगी थी। याकूब खान नासिर हैं जी, राहिला मक्सी हैं, आगा शाहजेब दुरानी हैं, आयशा रजा फारूक हैं, चौधरी तनवीर, असद अशरफ, गौस न्याजी, सलाहुद्दीन तिरमिजी, अब्दुल कयूम, जावेद अब्बासी, नजमा हमीद और प्रोफेसर साजिद मीर के साथ साथ सलीम जिया हैं जो कि रिटायर हो रहे हैं। और इनमें से वापस कौन कौन आएगा वो आपको 3 मार्च के बाद पता लगेगा, क्योंकि काफी ज्यादा वापस आने के भी चांसेस हैं। और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के 7 सेनेटर रिटायर हो रहे हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है, क्योंकि सिंध में ही पीपल्स पार्टी ज्यादा स्ट्रांग है, उनमें रहमान मलिक बहुत ज़्यादा सीनियर सियासतदान हैं, फारूक नाइक वो भी बहुत सीनियर सियासतदान हैं, ज्ञानचंद हैं जी, इस्लामुद्दीन शेख हैं, सलीम मानीवाला हैं, शशि पलीजो और श्री रहमान साहिबा रिटायर हो रही हैं। और मुझे लग रहा है कि श्री रहमान और वापस आने के 100% ज़्यादा हैं। बिल्कुल। पीटीआई के रिटायर होने वाले 7 सेनेटर्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जिनमें लियाकत तरकई है, मोहसिन अजीज़ है, नौमान वजीर, समीना सईद, शिबली फराज और जिशान खानजादा हैं जो कि शामिल हैं। और इसके साथ साथ MQM का अगर जिक्र करें तो 4 सेनेटर्स जो उनके रिटायर हो रहे हैं उनमें अतीक शेख, खुशबख्त शुजात, मोहम्मद अली सैफ, निगत मिर्जा शामिल हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अताउर रहमान और मौलाना गफूर हैदरी रिटायर हो रहे हैं। और जमात इस्लामी के सीनियर सियासतदान सिराजुल हक साहब वो भी रिटायर होने जा रहे हैं। फिर ANP के सतार अयाज रिटायर होंगे। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 2 सेनेटर उस्मान खान खाकड़ और गुल बुशरा रिटायर हो जाएंगे, जबकि BNP मंगल के जहांजेब जमालदीनी भी रिटायर होने वालों में शामिल हैं। बिल्कुल। और एक आज़ाद रुकन बलूचिस्तान से यूसुफ बादीनी भी रिटायर हो रहे हैं। फाटा से 4 अरकान औरंगजेब करजई, मोमिन आफरीदी, साजतूरी और ताज आफरीदी भी रिटायर हो रही हैं। तो ये वो पूरा पैनल है जो 11 मार्च को रिटायर हो जाएगा और 3 मार्च को उनकी रिप्लेसमेंट में जो लोग जीतेंगे जाहिर है उनके नाम भी सामने आ जाएंगे और मुझे वो फिर से याद करने पड़ेंगे, मुझे देखना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा कि उनके साथ सेनेटर लगाना है या नहीं। बट इट्स ओके, आई थिंक ये चेंजेस जो हैं देयर ऑलवेज। सवाल आ रहा था ऐसी जब हम नाम पढ़ रहे थे कि ये 4 वीक्स में अगर पॉलिटिकली एक्टिविटी को, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं रहा क्योंकि बीमार था तो मैं ज़्यादा TV कम देखता था, आप अगर एक समरी करें कि पाकिस्तान में क्या कुछ बदला है और क्या हुआ है 1 महीने के अंदर, कुछ बड़ा चेंज कुछ नजर आया आपको? आप बताएं ना, आपने ज्वाइन बैक किया कि आपको 1 महीने के बाद ऑलमोस्ट आपने ज्वाइन किया तो आपको लगा कुछ चेंज आया? वही स्टोरीज चल रही हैं, वही चीजें चल रही हैं, क्योंकि अभी अब एक से कहते हैं ना कि एक पूरा टेम्पो सेट किया जाता है, तो वो सेनेट का टेम्पो तब से ही सेट किया जा रहा था और अभी तक वो जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा तो ये बात होती बेसिकली इस वक्त फोकस में है पूरे पाकिस्तान के। और वो PDM की जो मार्च की तहरीक है वो भी है एक्टिव ज्यादा जी। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के लिए तो वो मुतहरिक नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बाई इलेक्शंस पंजाब में होने हैं उसमें मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इंतखाबी जलसों से खिताब कर रही हैं और मरियम नवाज साहिबा जिसका भी हमने जिक्र भी किया कि वो काफी तनकीद भी कर रही हैं, सेलेक्टर्स पे भी, गवर्नमेंट पे भी बात कर रही हैं, फिर उन्होंने सर्जरी भी करानी है बाहर जाने का, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अलाउ नहीं करूंगी। हाँ एग्जैक्टली, यू कैन से दैट कि कुछ चेंज नहीं हुआ और वो तमाम मामला चल रहा है। अच्छा, जब हम मुस्लिम लीग नवाज की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, तो एक बड़े इंपॉर्टेंट कैंडिडेट जो सामने आए वो इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी का नाम था पीपल्स पार्टी से, जो अब्दुल हफीज शेख के साथ जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी जो कागजात नामजदगी है और उनकी जो कैंडिडेंसी है उसको चैलेंज भी कर दिया और उन्होंने कहा कि ये कंटेस्ट नहीं कर सकते। वो मुतफिका उम्मीदवार है ना सबके जी, और उन्होंने कहा कि ये जो है ना अब चैलेंज कर रहा हूं मैं, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज कर रहे हैं कि आप इनको नाअहल करा दिया जाए ऑन द बेसिस के इनके ऊपर केस चल रहा है, ऑन द बेसिस के इनके ऊपर क्या क्या इल्जामात रहे हैं। तो ऐसे तो मैं समझ रही थी, फिर कल सोच रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आधे से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो आउट ऑफ द लाइन चले जाएगा। कि पाकिस्तान में अगर आप 1 महीना, मैं तो 1 महीने बाद आया हूँ ना, 1 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, सियासत का वही हाल है, सिचुएशन वही है, सिर्फ नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन हालात वही रहते हैं, चीजें वही रहती हैं। बहरहाल जी, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो को सम अप करने की कोशिश अबू ज़र कर रहे थे जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने जो 1 महीना गुजारा ना, हर रोज एक नई चीज जरूर होती थी डिस्कस करने के लिए और एक नया स्कैंडल खुला होता था, एक नया इशू सामने आता था। बहरहाल अगर अभी हम अपनी अगली खबर की तरफ चलें तो एक बड़ी जबरदस्त खबर, और
सैल्यूट है जी हमारे जो अनसंग हीरोज होते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा काम करते हैं। तो पाकिस्तान के कोपैमा असद अली मेमन जिन्होंने बरे-आज़म अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी को दिनों की बजाय घंटों में सर किया और वहां पाकिस्तानी परचम लहरा। बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और मुबारकबाद देते हैं और पाकिस्तान का ये फ़ख्र है। और इन्होंने कहा भी था कि फरवरी में अफ्रीका की सबसे बुलंद चोटी माउंट किलिमंजारो जो है उसको 24 घंटे से कम वक्त में वो सर करेंगे और उन्होंने ऐसा किया। लाड़काना से इनका ताल्लुक है, तो बड़ी ज़बरदस्त ये एक काविश है, इनको मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, कोपैमा असद अली मेमन ने अपना वादा पूरा किया और इस बुलंद तरीन चोटी को उन्होंने 14 घंटे में सर किया और इसके साथ साथ ऊंचाई इसकी जो थी वो 5895 मीटर और कोपैमाओं को ये चोटी सर करने में 5 से 7 दिन लगते हैं। मतलब उन्होंने एक दिन से कम वक्त लिया है। 14 घंटे कुछ भी नहीं है। और ये रिकॉर्ड वक्त जो उन्होंने बनाया, और कल हम एक स्टोरी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे थे कि 2 इंडियंस ने ये दावा किया कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की और वहाँ जाकर अपना परचम लहरा दिया, तो वो फेक था। 6 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा जी आधे रास्ते से वो वापस आ गए थे और सैटेलाइट के ऊपर उनकी कोई निशानी नहीं थी। ये जो उन्होंने ड्रामेबाजी की कि अपना परचम जो है वो लहरा दिया, दे वर नॉट इवन ऑन माउंट एवरेस्ट। और अब ये इंटरनेशनल एक कंपनी है जिन्होंने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की ऑब्वियसली, और इंडिया में इनके लिए अवार्ड्स अनाउंस किए जा रहे थे। मतलब आप देखें कि क्यों झूठ बोलना, क्यों फ्रॉड करना। क्या है प्रॉब्लम ये है कि जब झूठ बोलते हैं ना, वो टॉप से लेकर वहां पर प्रॉपर एक हर जगह पर हर शख्स जो है वो कर रहा है। और मोदी साहब हो जाए वो भी झूठ बोलते हैं, गवर्नमेंट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हो जाए, आम शख्स हो जाए, स्पोर्ट्समैन हो जाए, सब झूठ बोलते हैं। तो ये बड़ा गलत रवैया है। और अब तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनली भी इसको कहा जा रहा है। आपको याद होगा हमने वो भी देखा था कि प्रोपेगेंडा की पूरी स्पेशल एक इन्होंने कैंपेन रखी हुई थी इंडिया ने, वो भी पकड़ी गई। वो भी मतलब चाहे सीरियस स्कैंडल हो पुलवामा वाली, ये चाहे माउंट एवरेस्ट सर करने वाले स्कैंडल हो, झूठ का मुंह काला ही होता है और वो खुलकर सामने भी आ जाता है। और आपकी अपने ही सिस्टम से वो चीजें सामने आती हैं। प्लीज इसका इल्जाम पाकिस्तान पर मत लगाइएगा। ये एक नेपाली कंपनी थी जिसने इन्वेस्टिगेशन किया और आपके कोपैमाओं को झूठा करार दिया। ये आप ही के जर्नलिस्ट थे अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने ये अश्कार किया था कि आप ही का अपना सिस्टम और सरकार मुलव्विस थी पुलवामा अटैक में, जिसका इल्जाम आप पाकिस्तान पर लगा रहे थे। एनीवेज जी, हम अपने अनसंग हीरोज को हमेशा ना सिर्फ याद रखेंगे बल्कि खराज तहसीन भी पेश करते रहेंगे। और ऐसे में मैं अली सद पारा का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है K2 में, और देखा जा रहा है कि कहां वो उसमें F-17 जो है वो भी अब यूज किया जा रहा है, पिक्चर्स भी यूज की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। और बॉटलनेक पर जाके मामला हुआ, इट वाज अ डेथ जोन जहां पर वो और ये बिल्कुल इनके साथ ही अली सद पारा पाकिस्तान का फख्र है, बड़े जबरदस्त और इंटरनेशनल इनका नाम है। अब वो अब अल्लाह ताला करे कि जल्द ये मिल जाएं, लेकिन उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। इसके साथ साथ इनकी टीम के साथ जो 2 लोग और भी थे वो भी नहीं मिल सके हैं, लेकिन हमारी ये दुआ है कि जो सर्च ऑपरेशन जारी है वो इनको ढूंढ ले और फिर ये वापस फैमिली में आएँ। जैसे भी अल्लाह ताला बाकी इनको महफूज रखे, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग थे ये, उनके जिक्र बारे करते भी थे कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूं, मैं रुक जाऊंगा। अब तक पॉसिबिलिटीज और साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करें तो वो बहुत कम हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इनको जिस तरह से सपोर्ट किया, दुआएं की और अप्रिशिएट किया उनके उस जज्बे को कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाना है। ऐसा ही एक जज्बा उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल पर शो किया था कि वो एक ऐसी जगह पर स्कूल बनाना चाहते हैं जहां पर एजुकेशन आम नहीं है, और वो अपनी जिंदगी का मकसद ये बना चुके हैं कि उन्होंने एजुकेशन आम करनी है और वहां पर स्कूल बनाना है। तो अब वो चूंकि यहाँ नहीं है तो अब उनके लिए तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे हीरोज भी हैं जो टेकअप कर लेते हैं ऐसी चीजों को। सो मैं बात करना चाहूंगी हमारे लेजेंड सिंगर इब्रारुल हक, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल इश्यूज के लिए या वेलफेयर के लिए बहुत काम करते हैं। तो उन्होंने ये रिस्पांसिबिलिटी ले ली है कि मैं अली सद पारा का ये ख्वाब पूरा करूंगा और वहां और इन्होंने इसको अनाउंस किया ट्विटर पर, और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी ये जेस्चर है और इनको करना चाहिए और इसको फौरी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। उनकी फैमिली बड़ी खुश होगी इस बात पे, पाकिस्तान सारा खुश होगा कि मोहम्मद अली सद पारा का जो ख्वाब था वो अधूरा ख्वाब था, उसको पूरा पाकिस्तानी मिलकर करें। उसमें सबसे आगे इब्रारुल हक हैं अगर, लेकिन हम पूरे पाकिस्तानी जो हैं वो इसमें ज़रूर अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालें। बिल्कुल। और इब्रारुल हक साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान चैरिटी करने वालों में या कंट्रीब्यूट करने वालों में टॉप 5 में है, एंड वन ऑफ द ग्रेट कंट्री। ये आप खुद भी बहुत दफा एडमिट कर चुके हैं, आपके सहारा ट्रस्ट के लिए कितना सपोर्ट किया। तो कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। अली सद पारा के लिए मेरे ख्याल में पूरी कौम आगे आएगी और जो उनका ख्वाब है भरपूर इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे सभी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। तो इसी के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। बहुत सी पॉलिटिकल एक्टिविटी अपनी जगह, लेकिन एक जो एक्टिविटी आगे नज़र आ रही है बड़ी ज़बरदस्त और पूरा महीना रहेगी पाकिस्तानी उसके लिए बड़े एक्साइटेड हैं, वो है PSL। और मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान जब से ये 6 साल हो गए हैं इस PSL को, हर जगह जो है ना बड़ा एक्साइटमेंट रहती है, बड़ा मजा। अच्छा, आप जब नहीं थे ना तो वन ऑफ द रीजन जो मैंने आपको मिस किया उसमें हमारी जो टेस्ट सीरीज हैं और T20 सीरीज हैं साउथ अफ्रीका के साथ वो रही, और मुझे जेन्युइनली मैं इनको इतना मिस कर रही थी। मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया कि अगर ये यहाँ पर होते ना तो he would have rubbed it on my face कि देखो पाकिस्तान जीत गया, टेस्ट सीरीज भी जीत गया, बड़े आप ऑड्स बता रही थी कि नहीं जीतेंगे सालों बाद। और हाँ एग्जैक्टली, और उसके बाद फिर हम T20 सीरीज भी जीत गए। वो मैं उस पर ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई थी कि हम ग्रीन वॉश करेंगे, बट हम नहीं कर सके। वो 2-1 से हम जीते, बट स्टिल हम जीत गए ना। तो अब आप जरा खुश हो जाइए, अपनी खुशियां मना लीजिए। मैं बहुत खुश था और मैंने मैचेस देखे घर पर और सारे मैचेस देखे। आपने टीवी नहीं देखा, बस आपने काम नहीं किया, अपनी एंटरटेनमेंट सारी रखी। नहीं, वो मैच देख रहा था, मैच देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात कर रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट कम था क्योंकि परेशान था, तो इसको हो जाता था थोड़ा सा क्रिकेट देखकर। और जब रिजल्ट अच्छे आ रहे थे तो थोड़ा सा क्रिकेट को देखा, मजा आया। अल्लाह ताला पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसी रखी और ये जिस तरह लड़े हैं इसी तरह लड़ते रहे, क्योंकि क्रिकेट में सबसे मजा ये आता है कि आप ग्राउंड में जब जाते हो तो लड़ो, हार जीत बात की बात है। नजर आना चाहिए कि आप एफर्ट पुट कर रहे हैं। बिल्कुल एफर्ट पुट कर रहे हैं, गलतियां उसमें भी बहुत थी और आप यकीन जाने मैंने उसमें भी तनकीदी सवाल और पॉइंट्स उठा लिए थे, बट एफर्ट्स की बहुत तारीफ की जी और प्लेयर्स की बड़ी तारीफ की। और अब कॉन्फिडेंस जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो डिफरेंट PSL की टीम्स में होंगे उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और क्योंकि वो अच्छा खेल कर आए होंगे। और फिर ऑल्सो PSL चूंकि पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका है, तो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके यंग टैलेंट को मौका मिलता है डोमेस्टिक लीग में खेलते हुए इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का। तो ये एक एक्सपीरियंस इटसेल्फ एक बड़ा यूनिक और जबरदस्त होता है। बट स्टेडियम जो है वो 50% ओपन की अभी बात की जा रही है, 20% पर आ गए हैं। 20% और मेरे ख्याल में 20% ही काफी है, क्योंकि अभी मतलब फौरन आप इतना ज्यादा स्टेडियम मत भरें जितना रखा है। ये भी फैसला ठीक है, क्योंकि अब जब आपने चौके छक्के देखने हैं स्टेडियम में जाके, तो उसके लिए अब आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। ये भी अब मेरे ख्याल में वो लॉन्च होगी है। अच्छा, इसमें ना मैं ये समझती हूँ कि ये जो 20% आवाम वहाँ जाएगी, अभी वी आर नॉट श्योर कि एंड टाइम पर फिर शायद इसको भी वो ना करें MCOC के साथ डायरेक्ट। आपको पिछली दफा भी याद होगा बुकिंग का कह दिया था और देन रिटर्न किए गए थे। सो यू नेवर नो एंड टाइम तक के क्या डिसीजन लिए जाते हैं। हो सकता है शुरू में कर दिया जाए और उसके बाद दोबारा रिवर्स कर दिया जाए, बट आई वुड से कि जो एनर्जी है, वो कराची स्टेडियम हो, वो लाहौर स्टेडियम हो, वो कोई भी स्टेडियम हो, ये 20% आवाम भी पूरे स्टेडियम की एनर्जी को मैनेज कर लेगी। ये मुझे यकीन है अपनी और घर पर बैठकर तो हम लोग फुल एनर्जी पे देख ही रहे होंगे। और वो भी जो रेटिंग्स में भी क्रिकेट के जो मैचेस देखने जाने ना बड़े जबरदस्त जाने। और PSL की सबसे ज्यादा मजेदार बात ये है कि इंटरनेशनली देखा जाता है, लोग पसंद कर रहे हैं, और हमारे जो प्लेयर्स आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त फीडबैक देते हैं। बड़ी खुशी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी तक कोई स्कैंडल PSL के हवाले से सामने नहीं आया और ना ही ये आएगा। वी रियली होप दैट 20 को स्टार्ट हो रहा है, 3 दिन ही रह गए, 3 दिन रह गए हैं जी, 20 को स्टार्ट हो रहा है। और वो जो एक्साइटमेंट, अब मुझे देखा ना फिर कुछ नई चीज शुरू हो रही है ना, मुझे फिर नाम याद करने पड़ेंगे और इस तरह से याद करने पड़ेंगे कि जी ये प्लेयर इस टीम में है, ये प्लेयर इस टीम में है, और ये इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो मैंने वैसे अभी से होमवर्क अपना शुरू कर दिया है ताकि मुझे बाद में नुमान से डांट ना पड़े कि मैं ऑनर गलत नाम ना ले दूं। लेकिन एक चीज बरकरार है जी, मायरा खान इज स्टिल एम्बेसडर ऑफ पेशावर ज़ल्मी, और ये एक अच्छी चीज है। और अच्छी चीज इसलिए भी है कि हम सेलिब्रिटीज को भी इन्वॉल्व करते हैं अपनी इस लीग में। इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट, इट्स अ ब्रांड फॉर एवरीथिंग। उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी आ रही है, आवाम भी इन्वॉल्व। स्क्रीन पे जब मैं देख रहा हूं ना, वो गाना चल रहा है PSL का, ग्रूव मेरा वाला, बड़ा उसके भी मैंने देखा था ट्विटर पे, काफी अच्छा लगा, मजेदार है, अच्छा लगा, एनर्जेटिक लगा। चलिए कोई नहीं, ये टॉप ट्रेंड है, नंबर 1 पे है ये गाना, और अब तक के जितने गाने आए हैं उनमें सबसे ज्यादा ये देखा गया। हाँ जी, सबसे ज्यादा ये देखा गया। जिस बारे में बात हो ना, करो या तारीफ करो, वो उसने अपना काम पूरा कर लिया, उसने काम पूरा कर लिया। हर बंदे ने जिक्र किया इसका, इसीलिए जिसने नहीं सुना वो सुनना चाह रहा है कि कौन सा गाना है जिसका इतनी बातें हो रही हैं तो सुन लें। और नहीं सुनना की बात होती है कि आपके बारे में बात की जाए। लेकिन आई वुड से कि बिला वजह तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। बड़ा अच्छा मिक्स सा मुझे लगा है कि इसमें नसीबो भी हैं, फिर आयमा बेग हैं साथ, वो भी हैं, फिर कुछ हमारे रैपर्स हैं। जो एनर्जी दिखाई गई उसको कोविड सिनेरियो से भी थोड़ा सा रिलेट किया गया लिरिक्स में, और मैं ये पहले भी एक दफ़ा लिरिक्स बोल चुकी हूँ। और मुझे सबसे मजे के जो है ना वो यही लगे कि थे या क्राउड में, आई एम नॉट श्योर में, तो वो क्राउड किधर गया, दैट्स बिकॉज ऑफ कोविड, बट स्टिल इट वाज अ गुड एनर्जी एंड आई रियली होप इसी एनर्जी के साथ ये PSL बाकायदा शुरू हो जाए। PSL के साथ साथ हम एक और खबर भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे, कश्मीर प्रीमियर लीग की। और कश्मीर प्रीमियर लीग इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं जी,
उसका तराना भी आ गया है, खेलो आज़ादी से। और ये आवाज़ होगी जी गुलकार राहत फ़तेह अली खान की, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने एक गाना गाया, थोड़ा तो वो खेल आज़ादी से फील हुआ कितनी कि ज़बरदस्त वो लाइन है। आज़ादी की जो लाइन है उसको कश्मीर से रिलेट भी किया गया है। ज़बरदस्त जी, अ वंडरफुल जॉब डन बाय राहत। और हमारे स्टार्स भी नजर आ रहे हैं, और वसीम अकरम, शाहिद खान जी। आफरीदी, फिर शान शाहिद, महविश हयात, ईमान अली और फिजा अली भी हैं, जुबन जुबन काज़िम भी हैं काज़िम जी भी हैं। इसमें, और आयशा उमर भी हैं जो अच्छा है, स्टूडियो में मतलब देखें। गाना भी अच्छा है, जो इनमें जिन्होंने पार्टिसिपेट नीलम कर रहे मुनीर भी हैं हैं, इसमें नीलम जी। मुनीर भी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने भी एक अच्छा कौमी जज्बे से इसमें पार्टिसिपेट किया है। हाँ। गाना भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं और इसका इम्पैक्ट भी इंशाल्लाह। और इसको KPL कहा जा रहा है जी, मुजफ्फराबाद टाइगर्स, मीरपुर रॉयल्स, रावलाकोट हॉक्स, कोटली पैंथर्स, बाक्सटाइलर्स और इसके साथ साथ ओवरसीज वॉरियर्स जो हैं टीमों के नाम हैं जो इसके अंदर रखे गए हैं। और आप ये भी देखिए कश्मीर प्रीमियर लीग होना कि बड़ा कश्मीर जरूरी प्रीमियर था। लीग बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहने वाली थी कि आपका देखें, एक आपने पूरा मैसेज जो है वो एक इंटरनेशनल मैसेज दिया है कि आप जो कश्मीर, जो हमारे यहाँ पे आज़ाद कश्मीर है, उसमें वाकई आज़ादी है। गाने भी मतलब उसमें गाने में भी शामिल है, आज़ादी से खेलो। कौन है ये? कौन है? वसीम अकरम लग रहे वसीम हैं। अकरम लुक्स सो डिफरेंट इन दिस सॉन्ग। में एकदम से मैंने देखा तो मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं, मतलब एज इन डिफरेंट फॉर्म। शाहिद खान अफरीदी वैसे ही लगे जैसे वो जनरली लगते हैं, बट वसीम अकरम लुक डिफरेंट, तो वो एक मजे का एलिमेंट था। और बाकी सभी मुझे तो सभी बड़े अच्छे लगे हैं, क्योंकि गाना कश्मीर से रिलेटेड था और उसमें जो इसमें सोच थी, जो इसमें आइडिया था, वो बड़ा ज़बरदस्त है। और अच्छा, कश्मीर प्रीमियर लीग का एक मैसेज जा रहा है ना पूरी दुनिया में, वो जा रहा है कि भारत को भी एक दिखाया जा रहा है आईना के, देखें जब आज़ादी होती है तो ऐसी आज़ादी होती है, सिर्फ बातों में नहीं होती है, क्रिकेट भी खिलाओ और फिर इंटरनेट भी दिखाओ, हर चीज़ है वहाँ पर। आप आज़ाद कश्मीर का बार बार जिक्र करते हैं, तो इस जितना हम यहाँ पंजाब में बैठकर, सिंध में बैठकर, बलूचिस्तान में बैठकर आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, उतना ही आज़ाद कश्मीर सिक्योर भी है और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार भी रहा है और हर तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही है। ये दुनिया के लिए तो पूरी दुनिया ने देखा भी है, आपके UN के ऑब्जर्वर्स हो जाएं, एम्बेसडर्स हो जाएं, हम उनके चक्कर वहाँ पे राउंड लगवाते हैं, दिखाते हैं, उनके दौरा करवाते हैं, और ये बात तो पूरी दुनिया देख भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में, कश्मीर में जहाँ जहाँ वो आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, उनको आज़ादी है हर तरह की, ये पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और इस गाने में एक शॉट है, शाहिद अफरीदी ये बल्ला घुमा रहे हैं, वो जो बूम बूम अफरीदी वाला स्टाइल है ना, वो एक्चुअली नजर आया और लोगों ने बड़ा पसंद भी किया। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक चीज़ जो चेंज नहीं हुई कई हफ्तों से अबुजर मुसलसल बढ़ रही है, और वो इट्स ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वो महंगाई का रेशो है, वो ग्राफ है जो मुसलसल बढ़ा जा रहा है। पेट्रोल की कीमतें इस दफ़ा नहीं बढ़ी, 15 फरवरी को समरी ज़रूर, लेकिन हर 15 दिन के बाद रिवाइज होती हैं और बढ़ जाती हैं। इस दफ़ा 16 रुपये 14 रुपये की समरी कहा जा रहा था कि गई है, लेकिन वो मुस्तरद कर दी गई, उसमें नहीं इजाफा। इसी पे इतना ही है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यू नेवर नो 28 फरवरी के बाद क्या। एहसान समझते हैं जी, बहुत शुक्रिया जी वो खान आजम साहब का। आपने मुझे आमना बोला है? नहीं, मैंने कहा इस बात का शुक्रिया। अच्छा, आपने कहा हम ना, मुझे लगा आपने कहा आमना, मुझे लगा अबूजर आप एक महीने में मेरा नाम भूल गए। नहीं, ऐसा आप मेरा नाम लें ताकि मुझे श्योरिटी हो। नहीं सीमन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल में मैं कुछ और कह रहा था, वो आपको लगा ऐसे है। अच्छा, उसमें मैंने एक चीज देखी है कि हम ना बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई से अगर थोड़ी सी हमें रिलीफ नजर आए। हालांकि 16 रुपए जो पिछले एक महीने या 1.5 महीने में बढ़े हैं, ये भी जस्टिफाइड नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। IMF का जिक्र अगर अब कर लें तो IMF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने ढांचा जाती इस्लाहात प्रोग्राम की यकीन दहानी IMF को करा दी है, जिसके बाद पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि जब जब हम IMF की शराइत को पूरा करते हैं तो मुल्क में महंगाई का तूफान आता है। तो तूफान तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, महंगाई का सुनामी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त पूरे मुल्क में। और इस एलामिये के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान के लिए दूसरे 5वें जायजे की मंजूरी भी दे दी है जी। और जायजा मिशन ने $50 करोड़ का कर्ज जारी करने की सिफारिश भी कर दी है। मतलब $50 करोड़ जब आएंगे तो उसके साथ जो हमारे कंडीशंस हैं, जब वो कंडीशंस लगेंगी, गवर्नमेंट अब उसको अप्लाई करेगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी। यही सबसे बड़ा खौफ है जो कि IMF के साथ हमेशा से होता है। और मंजूरी जो IMF ने दी है उसके मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को $50 करोड़ जारी कर दिए जाएंगे, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम के दीगर अहदाफ हासिल करने की अभी कोशिश कर रहा है। हुकूमत नेपरा की खुद मुख्तारी के लिए कवानीन तब्दील भी कर रही है, जबकि हुकूमत स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए भी कानून साजी कर रही है। नेपरा के कवानीन तब्दील होंगे
होंगे तो बिजली शायद मजीद महंगी हो जाए। ऑलरेडी आपने फरवरी के महीने में जो बोझ डाला है फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में देख लें, क्वार्टरली एडजस्टमेंट की मद में देख लें, या फिर बेसिक टैरिफ भी आपने बढ़ा दिया। उसके बावजूद अब खुद मुख्तारी के लिए अगर काम हो रहा है तो लेट्स सी कि आगे आने वाले दिनों में कितने बम और कितने बिजली के झटके लगाए जाते हैं। उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से सरकारी इदारों के नुकसानात को कम करने के लिए भी कानून साजी की जा रही है और कोरोना वायरस के अखराजात के ऑडिट की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस का ऑडिट हो जो कि अखराजात हुए हैं। उसके साथ हुकूमत ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए जो इकदाम किए हैं इसको भी एक्सेप्ट भी किया गया है, इसको एक्नॉलेज भी किया गया है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में भी कहा गया कि मजीद काम करें। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद हुकूमत कर रही है, ये भी एक्नॉलेज किया गया। और फिर पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान को मुकम्मल करने की भी कोशिश कर रहा है और मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक अब वो फाइनल इजलास भी होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान उसमें से निकल आएगा। ना निकला तो एटलीस्ट ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है ही, बिल्कुल ग्रे लिस्ट में है ही, लेकिन रोशन इम्कानात हो गए हैं कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों का मेरा सवाल फिर वही है कि आवाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। क्या महंगाई में कमी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कर्ज प्रोग्राम बहाल हो गया, आप मुसलसल अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। कर्जों पर पैसे लेना और उससे डबल कर्जा वापस करना, सूद समेत जिसे कहते हैं वापस करना, उसका जो भार है, उसका जो बोझ है वो हमारी जेबों पर पड़ना है, वो हमारे अखराजात के ऊपर डाला जाएगा। वो महंगाई का जाल जो है वो आवाम को आइंदा आने वाले महीनों में भी इस पूरी खबर के मुताबिक नजर आ रहा है। बहरहाल लेकिन दूसरी तरफ तो अब वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं जी, वो कहते हैं हम महंगाई कम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। तो इस तमाम सिनेरियो पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट है, सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI हैं आसिम शौकत, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? आपसे वर्चुअल मुलाकात हो रही है, स्टूडियो में मुलाकात हुआ करती है। टुडे इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मुलाकात। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। जी आसिम साहब, हम IMF प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं जी। कर्ज प्रोग्राम बहाल हो गया और इसके बाद अब जो एक इम्पैक्ट डाला जाता है कि $50 करोड़ जो आएगा उसका बोझ आवाम पर पड़ेगा। आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक होगी। कौन सा प्रोग्राम? कर्ज प्रोग्राम बहाल हुआ जी, IMF ने जो देना है पाकिस्तान को $50 करोड़। जी जी जी, कर्ज प्रोग्राम जी। तो उससे महंगाई का बोझ आवाम के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमने जब जब देखा है IMF प्रोग्राम बहाल हो तब इन्फ्लेशन रेट जो है वो ऊपर जाता है। अच्छा, जब सिमरी बात ठीक है, जब भी आप IMF के पास जाते हैं जी, तो उनकी कंडीशनैलिटीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है जी। कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा आवाज इको हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा मेरे ख्याल में टेक्निकल इशू है, इसको हैंडल कर लेते हैं और हम दोबारा से आपसे बात करते हैं एक मिनट के अंदर अंदर। अब देखिए ना, ये कह रहे हैं जी बड़े आसानी से इन्होंने कह दिया, अभी मेरा ख्याल सुन नहीं रहे हैं, या फिर दोबारा उनसे भी पूछ लेंगे कि ये तो फिर होता है। मतलब ये जो फिर होता है ना, इससे होते में हमारी आवाम जो पिसती है ना, सिर्फ वहाँ पे प्रॉब्लम है। जो आप भी कह रही हैं, हमेशा से यही होता है कि जब कर्ज लिया उसका इम्पैक्ट पड़ गया, कर्जों के ऊपर जो हमने सूद देना है वो इतना ज्यादा हो जाता है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इतना ज्यादा होता है, उसका सर्कुलर डेट बढ़ जाता है ना, और फिर आपने रिटर्न भी इन डॉलर्स है, उसकी प्राइस वेरिएशन भी होती है। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो हमारी मिडिल क्लास को तो तबाह करके रख दिया है उन्होंने, और गरीब आदमी तो बिल्कुल ही पिस कर रह गया ना। आप कैन यू इवन इमेजिन कि 16-17 हजार जो बेसिक सैलरी डिफाइंड है वो भी नहीं मिलती अगर हकीकी मानों में बात करें। लेकिन चले मान लें कि 16-17 हजार कोई कमा रहा है, आप समझ सकते हैं कि उसमें उसका गुजारा हो रहा कभी भी नहीं। 16-17 हजार रुपए मैंने तो हमने याद है आपको, पहले एक दफा बनाया भी था, रहते भी किराए पर है, वो रहते भी किराए पर है, घर का किराया देना है, यूटिलिटी बिल्स की मद में पे करना है, आपने घर में 2 वक्त की रोटी पूरी करनी है, एजुकेशन हेल्थ तो भूल जाइए कि आपकी उस बजट में पूरी होगी। बहुत मुश्किल है जी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं जिक्र कर रहा था कि एक दफा हमने याद है आपको कि बनाया भी था पूरा कि मिनिमम भी अगर किसी का खर्चा हो तो कितना होगा, एक टाइम की हंडियां पकानी हो, और वो कितना 28-30 हजार पे तो फिर भी चला गया था, मतलब मिनिमम। अब आप देखें कि 16-17 हजार है, वो भी बहुत ज्यादा ऐसी हमें आती हैं सामने कि नहीं मिलते, तो फिर क्या होगा? वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि वो 16-17 हजार मिलना चाहिए एटलीस्ट। चलो एटलीस्ट 16-17 हजार है, लेकिन आसिम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है एंड आई होप कि आवाज उनकी अब बेहतर होगी। जी आसिम साहब, आवाज आ रही है अब तक? जी अब बेहतर है जी। जी आसिम साहब, हम जिक्र कर रहे हैं IMF का कर्ज प्रोग्राम तो बहाल हुआ, $50 करोड़ पाकिस्तान को मिलेंगे, लेकिन ये कोई खुशियां मनाने का मकाम नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा हमें वापस करने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो जब भी IMF प्रोग्राम बहाल होता है, आवाम के ऊपर बोझ डाला जाता है महंगाई की मद में। अच्छा, ये पहली चीज तो ये कि वाकई आई एग्री
ये कोई खुशी की बात नहीं है। एक बड़ी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट, जिसको फिर मीडिया ने और ऑपोजिशन ने बड़ा प्ले किया, और वो एक मेटाफोरिक स्टेटमेंट थी कि बजाय IMF के पास जाए हम खुदकुशी कर लें। इसका मतलब ही था कि दिस इज नॉट अ वेरी वांटेड ऑप्शन। जब कोई भी मईशत IMF के पास जाती है तो उसके बाद उसका पैरों पर खड़ा होना और उसका जो इफेक्ट है वो गरीब आवाम के ऊपर आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप बैंकरप्सी के दहाने पहुंच जाएं और मुल्क में फॉरेन रिजर्व अकाउंट खत्म हो जाएं और आपके पास पैसा बिल्कुल खत्म हो जाए, तो अल्टीमेटली ब्रीदिंग स्पेस लेने के लिए मजबूरन आपको ऐसे ऑप्शंस अडॉप्ट करने पड़ते हैं। अभी भी आपको कर्जा वापस करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पिछले 2 सालों में हमने $10 बिलियन कर्जा जो है वो सालाना वापस किया है। 6,000 अरब रुपए हमने जो कर्जा लिया है, कर्जा वापस करने के लिए लिया है। देखें, आप कर्जा लेते ही तब है जब मुल्क मकरूद होता है। अगर आपके जेल हो तो फिर आप कर्जा क्यों लेंगे? ठीक है आसिफ साहब, ये तो बात हो गई, ये बात समझ में आ गई आपने जो कह दिया। और ये अक्सर आपकी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो कहते भी यही हैं कि जी कर्जा वापस करने के लिए ही कर्जा मजीद ले रहे हैं। लेकिन ये मामला आपको मीटिंग्स होती हैं, जब ये मामला होता है तो कब तक नजर आ रहा है कि कब हम निकल सकते हैं ये विशियस साइकिल से, इस विशियस सर्कल से जिसमें हम फंस गए हैं कर्जे वाले और डेफिसिट में? ये कब तक निकलने के चांस है? कोई अगले 10 साल में चांसेस हैं कि पाकिस्तान को बेहतर हो जाएगा इस मामले में? कोई प्लान बनाया ऐसा? अगेन ये अब आपने ना, अब मेरी बारी है ये कहने की कि ये बड़ा मुश्किल सवाल था जो आपने बड़े आराम से पूछ लिया। ये 20 सालों का गंद है और दोस्त एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 1-1.5-2 साल में इसको खत्म कर देंगे। देखें, सबसे पहले इकोनॉमी की डायरेक्शन ठीक होगी। नंबर 1, आपकी जो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो मसला चल रहा है, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी नहीं होगी, हम किस तरह इस काबिल हो सकते हैं कि अपनी आमदन को बढ़ाएं? ठीक है, अब आप थोड़े छोटे अशारिया या इंडिकेटर्स जिन्हें कहते हैं वो देख लें। क्या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज नहीं हो रही? क्या टेक्सटाइल ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रही? क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेहतरी नहीं आ रही? क्या सीमेंट की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही? अब क्या हमारी इंपोर्ट्स कम नहीं हो रही? यही वो इंडिकेटर्स हैं जो एक डायरेक्शन सेट करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताएं, 30,000 अरब रुपए का कर्जा था। आप ये कैसे इमेजिन करते हैं कि हम अपनी जेब में से दे देंगे, या हुकूमत के पास इतने पैसे थे कि वो ये कर्जा दे देती? आसिम साहब, हुकूमत के पास तो कभी भी पैसे नहीं होते, वो पैसा आदमी का ही होता है। हुकूमत ने तो बेसिकली मैनेज करना होता है ना, वो टैक्स मनी होता है जो रेवेन्यू की मद में सामने आता है और हुकूमत ने मैनेज करना होता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 20 साल में ये पॉइंट नहीं आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैक्सिमम कर्जा लिया अब तक की आने वाली हुकूमतों में? फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके बहुत चर्चे किए जा रहे थे कि करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया, उसका ग्राफ भी डाउन होना शुरू हो गया? मैं इसका आंसर देता हूं जी। सिमर, आपका ये वैलिड क्वेश्चन है और अच्छी बात है आपने ये किया। अगर जो लोग इकोनॉमी को थोड़ा सा समझते हैं, एक चीज होती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जो सूद होता है वो लीनियर नहीं होता, अगर कोई समझ सके तो। देखें, जब जरदारी साहब का दौर था तो ये कर्जा हम $2.5 बिलियन पर एनम वापस करते थे। फिर मियां नवाज शरीफ का दौर आया और सूद इतना बढ़ गया कि ये कर्जा हम $5 बिलियन पर एनम वापस करते थे। अनफॉर्चुनेटली कर्जा और सूद दोनों बढ़ते गए। जब हमें हुकूमत मिली तो वी हैड टू रुपे $10 बिलियन पर एनम। और हमारे से जो अगली हुकूमतें आएंगी, हम हों या ना हो, आप देखेंगे कि अगर मईशत की डायरेक्शन ठीक ना हुई तो ये कर्जा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगा और ऊपर सूद भी। तो ये तो इकोनॉमी है, इसमें कोई हमारा हम डिफॉल्ट नहीं कर। व्हाट्स योर मैजिकल प्लान कि हम वे बैक करेंगे? अभी 2 साल का नहीं, 5 साल का प्लान बता देंगे। आप क्या लग रहा है डायरेक्शन ऐसी है कि 5, 7, 10 सालों में कुछ बेहतरी आ सकती है? आप तो कह रहे हैं कि मजीद काम खराब हो जाएगा 10 साल बाद। नहीं अबूजर, देखें, अभी मैंने आपको बताया कि 5 साल प्लान में बेहतरी आ सकती, क्या मतलब है? मैं आपको रिकॉर्ड और फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं कि अल्लाह का शुक्र है 3, 4, 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिकेटर्स देख लें। क्या हमारे फॉरेन रिजर्व अकाउंट इंक्रीज नहीं हुए? क्या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम नहीं हुआ? क्या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्या टेक्सटाइल जो हमारा हुआ था ना, मैं आपको खबर दे रही हूं, दिसंबर की रिपोर्ट में वो फिर डेफिसिट की तरफ जा रहा है, वो डाउन हो रहा है। आप इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट्स पढ़िए, वो सरप्लस फिर खत्म हो रहा है इस वजह से। और कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये भी कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, सुन लीजिए सर, कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ये जो हम सरप्लस के नारे लगा रहे थे, ये पहले साल की निस्बत ज्यादा डेफिसिट पे चला जाएगा।
अच्छा, उसमें ये तो मुझे नहीं पता, अब टाइम आएगा। अभी तक तो हालात 2-3 तरीकों से अच्छे जा रहे हैं कि रेमिटेंसेस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली इस दफा जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो अनप्रेसिडेंटेड कम हुई है, बारिशें गलत वक्त पर हो गई। उसको केटर करने के लिए हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑर्डर्स ले लिए हैं इंटरनेशनल मार्केट से। अब ऑर्डर्स पूरे करने हैं या नहीं, हमारी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। उसको पूरा करने के लिए हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगेन, हम चाहते नहीं थे, लेकिन कॉटन की प्रोडक्शन मुल्क में नहीं हुई गलत वक्त पर बारिशों की वजह से। लेकिन आई होप कि जैसे जैसे ये अपना हम ऑर्डर मीट करेंगे और ज़र मुबादला मुल्क में आएगा तो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ज़र मुबादला मुल्क में आएगा तो आप ये कह रहे हैं सिचुएशन बेहतर होगी। एक्सपेक्टेड है कि आइंदा आने वाले 2 से 3 सालों में मामलात बेहतर होंगे। तो फिर जब मामलात बेहतर होंगे तो फिर ये जो कर्जा है अब ये IMF का कब तक चलना है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये जो IMF का कर्जा बहुत ज्यादा क्योंकि विशियस साइकिल में फंसा देता है, इसको कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि ये खत्म हो जाएगा, मजीद हम नहीं लेंगे? अच्छा देखें, ये ना 2006-7 में जिस वक्त नवाज शरीफ और जरदारी साहब दोबारा आए, उससे पहले हम इससे बड़ी मुश्किलों से निकले थे। कोई 10-11 साल की एफर्ट के बाद, जिस वक्त आप देखें कि उस वक्त का तनाजुर देखें कि तमाम इंटरनेशनल वर्ल्ड जो थी 9/11 हो चुका था और तमाम इंटरनेशनल वर्ल्ड हमारी हलीफ बनी हुई थी। उसके बाद 9-10 साल लगे और हम इस विशियस साइकिल से निकले थे। तो मेरा यह ख्याल है कि अगर हम सही डायरेक्शन को फॉलो करते रहे और इकोनॉमिक पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रही, तो मैं एक एनालिसिस या आइडिया दे सकता हूं कि दूसरी टर्म बाय द एंड ऑफ द सेकंड टर्म हम इस मूजी मर्ज से जान छुड़ा सकेंगे, वरना आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन बेहतर होती है। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। आवाम को ना 1 साल का भी नहीं पता। अभी फरवरी 2020 के बाद अब मिलने लगा है IMF प्रोग्राम के तहत कर्जा। 1 साल का रिलीफ था, उसके बावजूद बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, पेट्रोल प्राइसेस, डॉलर प्राइस, आवाम के ऊपर कितना बोझ पड़ा, ये आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। मैं नहीं आपसे सवाल पूछती कि एक मजदूर आदमी 16,000 में किस तरह गुजारा करे, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये बड़े बड़े नंबर्स और बड़ी बड़ी टर्म्स इस्तेमाल करने के बजाय हम सिर्फ अगर फोकस कर लें कि महंगाई को कंट्रोल करना है, हुकूमत थोड़ा सब्र कर ले, आवाम से सब्र की अपील ना करे, क्या ये मुमकिन है? अच्छा सिमल, देखें, अब ये 2 क्वेश्चन हैं आपके। पहली चीज तो ये कि वाकई मैं पहले भी एक दफा आपके साथ इस बात पर एग्री कर चुका हूं कि अवाम को मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो अभी मैंने और आपने बात की, इससे कंसर्न नहीं होता। आप शायद समझ जाएं, लेकिन गरीब अवाम जो है उसका कंसर्न ये होता है कि उसको रोजी मिलनी चाहिए, उसको रोटी मिलनी चाहिए, और जब वो शाम को घर जाए तो उसके बच्चों के लिए उसके पास 4 पैसे होने चाहिए। आई एग्री। लेकिन बात यह है कि अब हमने ही लोगों को समझाना है कि एक चीज गलत डायरेक्शन में चल पड़ी थी। अब आपके ऊपर कर्जा हो, आप जितनी तनख्वाह कमाएंगी उस पहले कर्जा ही उतारेंगी ना। अब कोविड की वजह से हमारी ग्रोथ भी गिर गई, कोविड की वजह से हमारी प्रोडक्शन भी गिर गई। अब कोविड की वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पेशल रिक्वेस्ट पे IMF ने हमें 1 साल का रिलीफ तो दे दिया, लेकिन हम IMF प्रोग्राम से निकले तो नहीं हैं। उनकी कंडीशनैलिटीज तो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। फिर अनफॉर्चुनेटली अवाम में टैक्स का कल्चर नहीं है, क्योंकि टैक्स का पैसा इस हद तक चोरी हुआ है। आज भी ब्रॉडशीट का केस आप लोगों के सामने है, इतना लोगों का टैक्स सर हमारे सामने नहीं है, हुकूमत ने अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया, वो हमारे सामने नहीं है। मैं नहीं मानती वो हमारे सामने है। मरियम औरंगजेब ने भी कहा कि हुकूमत की अपनी कोई इसमें कुछ जिसे कहते हैं ना अपना एक सर्कल है जिसकी वजह से वो उसको पब्लिक नहीं कर रहे। कर दीजिए पब्लिक ना, हमारे सामने भी आ जाए। खुद ही आपने जिक्र कर दिया ब्रॉडशीट का, मैं आना नहीं चाह रही थी इस पे। नहीं, क्यों नहीं आप आना चाह रही थी? ये तो आना चाहिए, करना ही चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए कि किस स्केल पे चोरी हुई है पाकिस्तान में अवाम के पैसे की। जी, और वो चोरी अगर आप ही की पार्टी के लोगों ने भी की हो तो? नहीं, जिसने भी चोरी की है इससे मुबर्रा होके, अगर पार्टी के किसी बंदे ने चोरी की है तो किससे? अभी जो प्रूवन चोर है उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर लेना। कितने स्कैंडल आए गुजर गए, रिपोर्ट्स भी सामने आई, कमेटीज भी बने, उनके खिलाफ तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा सिमल, क्या ये सर्टिफिकेट आप सिर्फ ऑपोजिशन वालों को देते हैं? सॉरी प्लीज रिपीट। ये मैंने कहा कि ये सर्टिफिकेट चोर डाकू होने का ये आप सिर्फ ऑपोजिशन वालों को देते हैं। आपकी अपनी जमात के लोग अगर स्कैंडल्स में सामने आ जाएं, वो सब्सिडी चोरी हो, वो टैक्स चोरी हो, वो कोई भी स्कैंडल हो, मैं जिक्र नहीं कर रही, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अच्छा देखें, नंबर 1 बिल्कुल होनी चाहिए। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वो वाइड गवर्नमेंट है जो ना अपनों का ख्याल करती है, ना खलीफों का ख्याल करती है, ना अपोजिशन के लोगों का ख्याल करती है। ये तो आप कह रहे हैं। जितनी भी तहकीकाती रिपोर्ट्स आई हैं वो इंडिपेंडेंट आई हैं, लेकिन
फर्क कहां करने वाला है, जो लोग समझते नहीं हैं। देखें जो कार्रवाई होती है ना सीमन एक्सक्यूज मी, वो रियासती अदारों ने करनी होती है। जैसे ही रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट फौरन एफआईए को, नैब को और आपकी ये जो दूसरी एक्सचेंज कमीशन हैं उनको फॉरवर्ड कर दी गई है। अब उनकी बात है कि वो कार्रवाई करें और कोई रू रियायत नहीं है, कोई कार्रवाई होनी चाहिए, आइडली स्पीकिंग तो होनी चाहिए, सभी ये कहते हैं, लेकिन होती कब है, कहाँ होती है, कितनी देर के लिए होती है, ये असल सवाल होते हैं जो कि अभी तक हमें प्रैक्टिकली नजर नहीं आए हैं। लेकिन एक और सवाल जो कि गुज़िश्ता 2 से 3 दिन से ये चल रहा है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि उनकी कुछ सर्जरी होनी है, उन्होंने बाहर पाकिस्तान से जाना है सर्जरी करवाने के लिए, ये एक्सपेक्टेड है, कोई दरखास्त दी है, उन्होंने दरखास्त नहीं देंगी, वो नहीं इजाजत मांगेंगी, कोई दरखास्त दी है, कोई नहीं दी है, अब ये बातें चल रही हैं। अगर दे दी दरखास्त तो क्या मुश्किल है इतना गवर्नमेंट के लिए उनको मेडिकल ग्राउंड पे बाहर भेजना, क्या कुछ फैसला हुआ इस बारे में? अच्छा अब सर ये भी ना बड़ा ही आपने एक रेलेवेंट क्वेश्चन किया है कि पहली चीज तो ये कि अभी तक उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी है। अगर उनको कोई दूसरी चीज ये कि आप ये देखें कि ये शरीफ फैमिली को ही ऐसी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन शरीफ फैमिली को सिर्फ ऐसी ही बीमारियां क्यों लायक होती हैं जिनका इलाज अपने मुल्क में नहीं है, जिसमें वो 30 साल हुक्मरान रहे हैं। नंबर 2 देखें, आप हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। हिस्ट्री क्या है? तारीख हमें ये बताती है कि मुशर्रफ साहब ये कहते रह गए कि मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे बड़ी शदीद एक मुजी मर्ज लायक हो गया है, मैंने इलाज के लिए लंदन जाना है, लेकिन मैं कोई सियासत नहीं करूंगा। वो इलाज के लिए लंदन गए और उसके बाद फिर कभी वापस नहीं आया और डट के सियासत की। दूसरी एग्जांपल, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी जिंदगी और मौत का मामला है, मुझे बाहर जाने दें, मेरी ये जमानत है। आसिम साहब, आपकी इसी कॉन्वर्सेशन में आप एक ऐसे शख्स का नाम ले चुके हैं जो मेडिकल ग्राउंड्स पर इलाज कराने बाहर गए हैं। आई एम नॉट गोना रिपीट दैट नेम। आपकी अपनी ही पार्टी के बहुत से लोग हैं जो मेडिकल ग्राउंड्स पर इलाज कराने बाहर गए हैं। आई थिंक किसी की सेहत के ऊपर कमेंट और जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए। जो सिस्टम है आप सिर्फ वो बता दीजिए कि अगर वो दरख्वास्त देती हैं तो क्या उन्हें सजा दी हुई थी? जी सर, क्या उन्हें अदालत ने सजा दी हुई थी? जितने भी लोगों की आप बात कर रही हैं, नॉट इवन वंस। तो हुकूमत ने क्यों जाने दिया? ये दोनों तीनों केसेस ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। तो हुकूमत ने क्यों नंबर जाने दिया? 1 इन्हें नहीं सुन ले जरा 1 मिनट 2 जुमले। नंबर 1 इन्हें वो बीमारी लाहक होती है जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं होता। नंबर 2 ये अदालतों में अवाम में झूठी जमानतें देके जाते हैं कि हम वापस आ जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अदालत झूठ की बेस पर जमानत दे दी थी। आसिम साहब ऐसी बातें ना करें, एटलीस्ट मेरे शो में ऐसी बातें ना करें। मुझे अब इसमें क्या गलत बात है जो मैंने की है? क्या ये वापस झूठ की बेस पर अदालत जमानत जारी कर देती है? ऐसे नहीं होता, ये आपको पता है। उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर रहे हैं, बाकायदा बोर्ड बैठा था, आपकी अपनी हेल्थ मिनिस्टर कर रही थी। एग्जैक्टली। बिल्कुल 1 मिनट यहाँ रुक जाएं, ठीक है, आपने सही कहा, मेडिकल बोर्ड बैठा, मान लिया, अदालत ने जमानत दी, मान लिया, लेकिन क्या इन्होंने ये अदालत को कहा नहीं था कि हम वापस आएंगे 8 हफ्तों के बाद? हाँ, इसकी बात कीजिए ना, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये कहें कि झूठ की बिना पर जमानत मिली थी, आई डोंट एग्री विद दैट। मेडिकल बोर्ड ने बना के दिया था ना, पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी जमानत को वायलेट किया, अपनी जमानत को वायलेट किया। इन्होंने ये झूठ बोला कि हम 8 हफ्तों के बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, अगर वो दरख्वास्त देती है तो आप लोग इजाजत नहीं देंगे? अभी तक का फैसला यही है कि नहीं देंगे। ठीक है आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। बात कहां से कहां निकल जाती है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जब आप किसी चेहरा दिखाएंगे, किसी और की नकाइस बताएंगे, तो आपकी अपनी पार्टी की, अपनी अपनी जमात की चीजें भी सामने आएंगी। आई वंडर, ही वाज सेइंग कि नैब के ऊपर है वो कार्रवाई कैसे करे, मुतल्लिका इदारों के ऊपर है वो कार्रवाई कैसे करे। मुझे हैरानगी होती है कि PMLN पीपल्स पार्टी का नाम आता है तो नैब ये हो जाती है, और जब PTI की बात आती है तो नैब मतलब मुझे लगता है कि मैं अभी भी तेज चल रही हूँ, इस तरह से होता है गवर्नमेंट में। सो ये खुद मुख्तारी के ऊपर ना क्वेश्चन लग जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, जितने दिनों में मैं नहीं आया, एक चीज़ बड़ी मैंने देखी ट्विटर पर, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया होता है सबसे करीब, मोबाइल पे बैठे रहो, फ्री, घर में क्वारंटीन है, कमरे के अंदर बंद है, तो एक चीज़ जो कि मैंने देखी ना, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो अपनी जगह मैंने देखी नहीं है टीवी में, आपको सही बताऊँ, कोई पॉलिटिकल, ये मैंने जरूर देखी है। और फिर इसके बाद जो आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों किया, ये मैं हूँ, ये मेरी को एंकर है, आई एम बैक। मैंने वैसे ये किया था, इसको देख के अपनी वाइफ को मैंने कहा ये मैं हूं, मुझे कोरोना और मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो जी ये
वायरल पारी गर्ल जो है वो अब इंडिया में भी फेमस हो गई है। पहले तो इंडियन एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने बाकायदा इसके ऊपर म्यूजिक के साथ गाना ही बना दिया और मजे का था वो। इवन उसने भी, दनानीर ने भी अपने सोशल मीडिया के ऊपर उसको भी दोबारा से उसके ऊपर वीडियो बनाई और उसमें पजीराई हासिल की। अब ये जो वायरल हो रही है इसका चर्चा सरहद बार भी सुनाई दे रहा है और ये जो यूट्यूबर है इनके गाने के बाद अब वहां पर एडवर्टाइजमेंट्स शुरू हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, और कई रोज से जबकि पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर दानानीर के, अच्छा दानानीर ना नाम पहले मैंने आपसे सुना है कंफर्म, मुझे प्रोनाउंस नहीं समझ आ रही थी कैसे करना है। उन्होंने अपने प्रोफाइल पे ये लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट लर्न टू प्रोनाउंस माय नेम अंटिल कॉल मी जीना, और अगर आपको नहीं आता तो आप उनको जीना कह सकते हैं, बट हर नेम इज दानानीर। यही है ना? दनानीर। चलो दनानीर, दना जी। अच्छा जी, क्या हुआ है जी, अब बताएं। अब हुआ ये है जी कि पूरा जो ये वायरल हुआ है, अब इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको ऑन कर लिया जी इस कैंपेन को, और उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ये ट्वीट किया है और पार्टी गर्ल का सहारा लिया है। बड़ा मजे का होता है ना वैसे, ये पार्टी गर्ल नहीं है, इट्स अ पार्टी गर्ल। सो ऐसी ऑफर्स तो बनती हैं और ये उन्होंने कहा कि पार्टी तो बनती है, ये हमारा ऐप है, ये ऑफर्स हैं और ये हमारी पार्टी है, तो बेसिकली इंटरनेशनली अब इसको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है और फिर एड्स में भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी जानिब भारत की एक और गाड़ी बनाने वाली ब्रांड है जिसकी जानिब से भी तशहीर के लिए वायरल होने वाली पाकिस्तानी लड़की का अंदाज कॉपी किया गया। कार इंडिया ने अपनी तशहीरी पोस्ट में लिखा है कि ये तुम्हारी कार है, ये हम हैं और ये पार्टी हो रही है। पार्टी नहीं हो रही, पार्टी हो रही है। अच्छा जी, मोबाइल फोन ब्रांड है एक, उसने भी अपनी प्रोडक्ट जो है उसको इसी तरह से इंट्रोड्यूस कराया कि ये हमारा फोन है, ये हमारे बेड्स हैं और ये हम पारी खड़े हैं। सो जो एक्सेंट था, दनानीर इज क्वाइट डिसेंट गर्ल और उन्होंने जो है ये एक शुगल में वीडियो बनाई थी एंड देन द पाकिस्तानी टुक इट और मीम्स बनाना शुरू कर दी, एंजॉय करना शुरू कर दी। इन्होंने दानानीर ने जो बनाई थी वो भी उन्होंने दनानीर ने जो वीडियो बनाई थी वो भी फन सेक के लिए ही थी, वो एक्चुअली वो नहीं बता रही थी, है ना? लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है नीचे, मैंने देखा था कि जी जब ऐसे कोई लोग जाते हैं वहां जाके हिल एरियाज पे जाकर फिर वो अपनी वीडियोस बनाते हैं और यूं बताते, और वो बुलान डब्बा भी जो नजर आ रहा है जिसमें वो कह रही है मेरी गाड़ी है, पता नहीं ये वहां तक गया कैसे है, लेकिन इतने सारे लोगों को लेकर बुलान, इट वाज अ पिकअप सॉर्ट ऑफ बुलान डब्बा, नहीं उसके पीछे से ओपन था ये, आई थिंक, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन इट वाज देयर कार एंड इट वाज देम एंड इट वाज हैविंग देयर पार्टी। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा सभा कमर में, ये मेरा ख्याल है रुके होंगे वैसे कहीं पे स्पेशली वीडियो, इट वाज अ लंच स्पॉट जहां पे वो खाना खा रहे थे, उन्होंने आई एम श्योर इस गाड़ी पे नहीं सभा कमर ने इसके ऊपर भी बनाया। और आपको याद है ये टेस्ट सीरीज जीतने के बाद हसन अली ने बनाया, एंड ही सेड कि ये मैं हूं, ये मेरी टीम है, हम तारीफ कर रहे हैं, शेयर भी किया था और हमने दिखाया भी था नाज़रीन को। और अब कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी इसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हंस रही हैं और मुझे ऐसे लग रहा था उन्हें समझ नहीं आ रही है कि मैं क्यों कर रही हूं, लेकिन उनको करने को दिल भी कर रहा था। शी एंजॉयड इट ना, तो आई थिंक ऑनेस्टली पानी चाहिए। और कल से मैं एक और सोशल मीडिया ट्रेंड ये भी देख रही थी कि लोग ओन कर रहे हैं, और एक और ट्रेंड ये चल गया है कि लड़की लड़की को सपोर्ट कर रही है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम लेग पुलिंग करते हैं ये वो, तो शी डिड गुड एंड शी गॉट वायरल एंड शी हैज अ लॉट ऑफ आल्सो। अब उनका और ज्यादा फेम भी बढ़ गया, मैं देख रहा था 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं। एग्जैक्टली, सो वी अप्रिशिएट इट, गुड दनानीर, कीप कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंसिंग। यू नेवर नो कब क्या चीज आपकी हिट हो जाए, आपका ये पौड़ी हिट हो गया, किसी का कुछ हो जाता है। ऐसे हम लोग देखें, हमने पास में भी एक ऐसी चीज आती है जो कि आपको कहां पर ले जाती है। मैं हमेशा कोई ऐसी चीज अबूजर को जरूर बोलती हूँ कि आप भी ट्राई करें ना, आप फेमस हो जाएंगे। मेरा इंटेंशनली नहीं किया जाता, ये इंटेंशनली नहीं किया जाता, ये मेरा ख्याल हो जाता है, इनसे भी ऐसे ही। चलें जी, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी हमारी अभी ब्रेक में कोरोना के दिनों की, जब एक महीना मुश्किल से गुजरा है बड़ा, तो कोरोना के हवाले से अगर बात करें तो मेरे ख्याल में अभी भी पाकिस्तान में जिस तरह से नंबर्स हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने हैं इस सेकंड वेव में हमें एहतियात जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो NCOC की जानिब से जो नंबर जारी किए गए हैं, 1165 नए केसेस सामने आए हैं और मजमूई तौर पर कोरोना केसेस की तादाद 5,65,000 से ज़ायद हो गई, जबकि फ़ाल केसेस इस वक्त 25,008 हो चुके हैं जी। और इसके साथ साथ जो वायरस के टेस्ट मुस्बत आ रहे हैं उसकी शरह 3.2% रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 56 मरीज जहाँ भाग भी हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के अमवात की तादाद 12,436 तक पहुँच चुकी है। बिल्कुल, और ये तो पूरे स्टेटिस्टिक्स हैं जो NCOC की जानिब से हर रोज़ जारी किए जाते हैं गुज़िश्ता 24 घंटों की परफॉर्मेंस के हवाले से। और इसी बात पर हम जब वैक्सीन का जिक्र करते हैं तो एक खेप जो चाइना से आई थी वो हेल्थ वर्कर्स को, करीबन 2.5 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं जिनकी कवरेज
एवरेज हुई, क्योंकि वो 5 लाख की डोजेज आई थी, तो वो एक बंदे को 2 डोज लगनी है, तो एक हेल्थ वर्कर को 2 डोज लगनी है, तो वो उनके लिए कवर हो गई। फिर रशिया से वैक्सीन भी आ रही है, बर्तानिया से वैक्सीन जो है इस मंथ के एंड तक कहा जा रहा था कि उसमें भी कुछ अपग्रेडेशन आ जाएगी और वो पूरा प्राइवेटली भी इस पर काम फास्ट ट्रैक हो जाएगा और प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वॉल्व किया गया। लेकिन बहुत से रिसर्चेस जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स अपने ओन पर कर रहे हैं। वो कोरोना की मेडिसिन भी है और वो वैक्सीन भी है जिसके ऊपर ट्रायल्स भी चल रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमने फैक्टर देखा है जो कि अभी रिसर्च हो रही है जिस पर, वो है जी मेडिसिन, ट्रीटमेंट मेडिसिन, कि अगर किसी को कोरोना होता है तो वैक्सीन अपनी जगह काम तो कर रही है, लेकिन आप यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम भी हो रहा है कि मेडिसिन बनाई जाए जिससे ट्रीटमेंट हो जाए। अगर कोई कोविड का शिकार हो गया है तो उसको वो मेडिसिन दी जाएगी। अभी ये अर्ली फेजेस में है, ट्रायल 1 और 2 इसका पास हो गए हैं, 3 के लिए ड्रैप के पास ये चली गई है, जिसके बाद उम्मीद करते हैं कि अगर ये फेज 3 में भी पास हो जाती है तो फिर ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है इससे कोरोना के पेशेंट्स को, अगर ट्रीटमेंट किया जाए प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेडिसिन किस तरह से काम करती है, किस बेसिस पर बनाई गई है, डाउ यूनिवर्सिटी का जो ट्रायल है वो कौन से फेज में है, इस पर हम बात करेंगे। प्रिंसिपल डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डॉक्टर शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब, जो आप मेडिसिन जिसके ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी एक पूरा रिसर्च कंडक्ट कर रही है और अब वो ट्रायल फेजेस में है, उस मेडिसिन के हवाले से बताइएगा कैसे ये कोरोना वायरस से बचाती है पेशेंट को। जी, ये असल में एक ड्रग हमने जो तैयार की जिसकी अनाउंसमेंट हमने 2020 में जो है वो की थी अप्रैल में, कि हमने उसके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर लिए और उसके बाद हमने इस ड्रग को जो है वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री से जो है उसको रजिस्टर कराया और रजिस्टर कराने के बाद हमने लास्ट ईयर ये फेज 1/फेज 2 ट्रायल जो है वो स्टार्ट किए थे और उसमें हमने 50 पेशेंट पे ये स्टडी की थी और उसके जो रिजल्ट हैं उसमें हमने सीवियर और क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट को शामिल किया था। ठीक है। ये ड्रग असल में उन जो मरीज जो सेहतियाब हो जाते हैं कोरोना वायरस से, उनके प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, हम उन एंटीबॉडीज को प्यूरिफाई और कंसंट्रेट करके एक ड्रग बना रहे हैं जिसका नाम हमने IVIG यानी इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन रखा है। ये ड्रग जो है वो इसके अंदर क्योंकि एंटीबॉडीज होती हैं कोविड-19 वायरस के खिलाफ, तो ये जो है वो न्यूट्रलाइज करता है वायरस को, जो है मरीज की बॉडी में जाके जो है वो वायरस को न्यूट्रलाइज करता है और इस तरह जो है जो बीमारी है उसको आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं जो हमने क्लिनिकल ट्रायल जो अभी और जिसकी रिपोर्ट हमने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान को जमा कराई है जी। इस ट्रायल के अंदर हमारे पास सीवियर कोविड-19 पेशेंट भी थे। सिग्नल इश्यूज की वजह से डॉक्टर साहब आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा राब्ता करें। तो बेसिकली दिस ड्रग इज ट्रीटमेंट कि अगर कोविड पेशेंट है, उन्होंने कहा कि हमने स्वेयर अलामात के साथ भी उस पेशेंट पर ट्रायल में उसको हिस्सा बनाया और जो मिनिमम अलामात वाले कोविड पेशेंट्स हैं उनको भी हिस्सा बनाया, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी जबरदस्त हैं। अगर ये हो जाता है, इंशाल्लाह ताला हो जाए और मेडिसिन जो है अगर ये बन जाती है, उससे ये होगा कि एंटीबॉडीज आपके बनेंगे और फिर फौरी तौर पर आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। पूरी दुनिया में इस पर काम, जहाँ पर वैक्सीन पे हो रहा है, मेडिसिन पे भी काम हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन अपनी जगह आपको बचाती है इस तरह की बीमारियों से, वहीं पर ट्रीटमेंट भी जरूरी है कि आप, क्योंकि अभी तक कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है जिसके बाद आप ये कह सकते हैं जी इसका ट्रीटमेंट ये है, स्पेसिफिक कोई दवाई कोई भी नहीं थी। तो जब ये होगा इंशाल्लाह तो फिर बहुत से ज्यादा केसेस को डील किया जाएगा जिससे बेहतरी आ सके। बिल्कुल सही। डॉक्टर शौकत ने हमें ज्वाइन बैक किया है। डॉक्टर साहब जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं बता रहा था कि हमारे पास सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट थे। सीवियर पेशेंट जो आईसीयू का पेशेंट किसी भी वक्त बन सकता है और जिसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, जो ऑक्सीजन पे होता है जी। ऐसे पेशेंट में जो हमारे पास रिकवरी रही IVIG लगने के बाद, CIVIG लगने के बाद, हमारी दवा लगने के बाद, वो 100% रही। और क्रिटिकल पेशेंट वो होता है आईसीयू का पेशेंट बन चुका होता है, जो वेंटिलेटर पे होता है या CPAP या BiPAP पे होता है, यानी वेंटिलेशन पे होता है। ऐसे पेशेंट में हमारे पास 66% रिकवरी रही है और ये डाटा हमने इंटरनेशनली जो है इससे रिलेटेड दवा से मुतालिक जो डाटा, इसकी प्रोडक्शन से मुतालिक डाटा, ये इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल हमने पब्लिश कर लिए दो और इसकी रिपोर्ट भी हम सबमिट करा चुके हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान को। और ये जो रिजल्ट है ये काफी जो है ना वो सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि जो हमने जिस
एज ग्रुप में ये स्टडी की है वो 57 ईयर्स ओल्ड औसतन उम्र है उनकी, यानी 57 साल की औसतन उम्र है। और इसमें से जो एक मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की वो थी जो डायबिटिक भी थे, हाइपरटेंसिव भी थे, यानी हाई रिस्क ग्रुप लोग थे। और इसको हमने कंपेयर किया उन लोगों के साथ जिनको ये दवा नहीं दी गई, और उनसे कंपैरिजन में इस दवा में जो है वो 6 गुना ज्यादा चांसेस हैं किसी भी शख्स के बचने के। तो ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है और आई थिंक हमें इसको हाईलाइट करने की जरूरत है और आगे जो है वो इसको बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हाईलाइट करने की जरूरत भी है। और इस पे जैसे ये फेज 3 ट्रायल मुकम्मल होता है तो फिर इसके बाद तो ये ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाएगा। ये बताएं कि कितने लोगों में ये ट्रायल आपने किया है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका सैंपल नंबर है वो कितना ज्यादा था और इसका ट्रीटमेंट जो है वो कितने दिन तक आपने किया। जी असल में जो सैंपल साइज है हमारा वो है 50, मगर ये जो है वो ये सैंपल साइज जो है वो हम एपिडेमियोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। इसमें सिर्फ यही नहीं देखा जाता जैसे वैक्सीन है तो अगर वैक्सीन के ऊपर कोई ट्रायल होता है तो उसकी तादाद हजारों में जाती है, और उसकी वजह ये होती है कि हजारों में इसलिए जाती है क्योंकि जो दुनिया की पूरी पॉपुलेशन है, हेल्दी पॉपुलेशन, वो वैक्सीन लगा सकती है। तो जब भी किसी ट्रायल के लिए सैंपल साइज कैलकुलेट होता है तो देखा ही जाता है कि उस बीमारी में या उसके कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, क्योंकि इस मामले में जो कैंडिडेट हैं वो कम है। आप देखिए पाकिस्तान में जो है जो नंबर है जो लोग सीवियर और क्रिटिकल कोविड-19 का शिकार हुए वो कम है। तो इस तरह के ट्रायल में हमेशा नंबर जो होता है वो फेज 1-2 के अंदर वो कम ही होता है और वो 50 के बुनियाद पे फिर अब हम जो आगे करने वाले हैं वो हंड्रेड्स में है वो नंबर जो हमने अब फेज 2-3 जो मांगा है। लेकिन जो फेज 1/फेज 2 ट्रायल होता है उसके अंदर नंबर कम रखा जाता है साइंटिफिक उसूलों की बुनियाद पे। उसकी एक वजह ये होती है कि सबसे पहले आप ये ड्रग की सेफ्टी को असेस करते हैं। बिल्कुल सही। हमारे केस में हमने सेफ्टी और एफिकेसी दोनों को असेस किया है इस क्लिनिकल ट्रायल में, और उसी बुनियाद पे जब सेफ्टी भी साबित हुई है और एफिकेसी का भी एक इशारा नजर आ रहा है, अब हम नेक्स्ट फेज में जाना चाहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जाते जाते ये कह दीजिएगा कि कितना टाइम लगेगा इन तमाम फेजेस को कंप्लीट होने में। और अभी तो लोग वॉलंटियर कर रहे होंगे, ऑब्वियसली बाय चॉइस होगा कि वो आपके इस ट्रायल का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन अगर ये पूरा ट्रायल फेज कंप्लीट हो जाता है, मेडिसिन अप्रूव हो जाती है, तो कितना टाइम लगेगा ये अवेलेबल होने में? जी इसको इस वक्त 5 महीने जो हम देख रहे हैं यहाँ से आज के दिन से अगर हमें अप्रूवल मिलता है तो अगले 5 महीने में इंशाल्लाह जो है वो हम इसका फेज 3 कंप्लीट कर सकेंगे, जो हमने एक एस्टिमेट लगाया है। और अभी हमारी जो एप्लीकेशन है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है। उन्होंने पिछले फेजेस में भी हमें फैसिलिटेट किया और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी भी जो उनका वो आएगा रिस्पांस वो बहुत अच्छा होगा और बहुत क्विक होगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द इसको कर सके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं और आपको सुन के हैरत भी होगी कि ये दवा जो हमने पाकिस्तान में जो बायोलॉजिकल ड्रग की कैटेगरी में जो दवाएं होती हैं, ये पाकिस्तान की पहली दवा है जो पाकिस्तान में ही तैयार हुई है और उसका फेज 1 और 2 का डेटा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को जमा हुआ है। और कल ही जो कमेटी है ड्रैप की उसने एक जो है वो लेटर इश्यू किया है हमें एप्रिसिएशन का, और उसमें ये बताया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दवा है जिसका फेज 1-2 का डेटा जो है वो जमा हुआ है। इससे पहले जमा होते रहे हैं डेटा क्लिनिकल ट्रायल के, मगर वो दवाएं पाकिस्तान में तैयार नहीं हुई थी। बिल्कुल सही। सो गुड लक डॉक्टर साहब फॉर दिस, एंड आई रियली होप कि जल्द से जल्द आपका ये 3 फेज कंप्लीट हो, उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल के टाइम फ्रेम जो है वो भी कम से कम हो, मार्केट में मेडिसिन जल्द से जल्द अवेलेबल। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शौकत अली। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और हमेशा हम ये बात करते हैं कि बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जो ऐसी यूनिक चीज़ें कर लेते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। मतलब ऐसी नाकिस नाकारा चीज़ जो आप देखते हैं कि उससे कुछ नहीं हो सकता, आपको एक क्रिएटिव चीज़ और एक क्रिएटिव प्रोडक्ट उसमें से निकल कर सामने आ जाता है। तो ये देखें जी क्रिएटिव प्रोडक्ट, ये बड़ा ज़बरदस्त जो ट्रक नज़र आ रहा है आपको, ये क्रिएटिव प्रोडक्ट का ही एक नतीजा है। और पाकिस्तान के ये होनहार एक स्टूडेंट हैं और काम कर रहे हैं इस पर, बड़े ज़बरदस्त जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं गत्ते से। कैन यू इमेजिन कि ट्रक गत्ते से बना हुआ है, कर देते हैं बेसिकली। हाँ, उन्होंने बाद में इसको पेंट किया, इम्प्रोवाइज करते हैं। जबरदस्त है जी बिल्कुल। और यही हमारे साथ आज स्टूडियो में हमें वर्चुअली ज्वाइन भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद काशिफ कराची से, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आशिफ, आपके ये जो नमूने हैं जो आप गत्ते से तैयार करते हैं, ये हम अभी देख रहे थे और अभी मजीद भी देखेंगे। ये आइडिया कैसे आया आपको, कब से कर रहे हो आप ये?
अच्छा, ये मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो रिसेंटली उस टाइम ये मैं गत्ते से करता था ना, लेकिन अब मैंने बेसिकली ये वुड पे तैयार करना स्टार्ट कर दी है। अच्छा। तो बचपन से मैं बना रहा हूँ इसको, ये कंटेनर जो है और ये जो मेरी बस वगैरह जो भी है ये सब मैं अब वुड पे तैयार करता हूँ। अच्छा, वुड पे तैयार करते हैं? अब वुड पे करते हैं, लेकिन गत्ते से भी इस तरह की चीजें एग्जैक्ट बनाते हैं। तो काशिफ सीखते कैसे हैं, कहाँ से सीखा है, कोई उस्ताद, कोई ट्रेनिंग सेंटर जहाँ से ये आपने तालीम हासिल की हो? सर बेसिकली इसके अंदर कोई उस्ताद तो मुझे नहीं मिला अभी तक। अच्छा। क्योंकि ये आर्ट ही एक डिफरेंट है पाकिस्तान में, तो इसलिए बेसिकली मुझे शौक था और ये मैंने खुद से स्टार्ट किया फिर बनाना। अच्छा, जब आपने ये शुरू किया, प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए, अब लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं और डिमांड भी आती है आपके पास ना, तो कैसे आपने इसको लोगों को दिखाया कि आपका ये टैलेंट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं? कुछ मेरे फ्रेंड्स थे ट्रांसपोर्टर्स, और उसके बाद फिर मैंने फेसबुक पे पेज बनाया, अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया, तो उसके थ्रू भी ये मेरा जो है ग्रो हुआ मॉडल जो भी। वेरी नाइस। अच्छा काशिफ, ये बताएं कि अब आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट भी हो रहा है, आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स में क्या क्या है अभी तक आपने जो बनाया है, उसकी मतलब वैरायटी क्या है? अब तक मैंने, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि एक होते हैं हॉकी प्लेयर जो होते हैं, जिनकी वो जो मोइन नाम है आई थिंक उनका, उनके ब्रदर से जो आपके सिटी न्यूज में मॉर्निंग शो करती हैं, आना यूसुफ नाम है, तो उनके भाई का कोई ट्रक आइसक्रीम उन्होंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो मैंने उनको बेडफोर्ड ट्रक बना के दिया है, और उन्होंने बकायदा मुझे पूरा बताया था अपने बारे में कि हॉकी प्लेयर रह चुके हैं वो, आप लोग जानते होंगे उनको। जी 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 जी, का आप जिक्र कर रहे हैं, हम जानते हैं शादी का, उसमें जी जी, तो आप भी नजर आ रही थी मुझे उसमें, मैंने देखा था आपको। और जी जी बिल्कुल, तो उनके भाई को मैंने ट्रक बना के दिया है बेसिकली, बेडफोर्ड ट्रक जो उनके पास मॉडल है वो मेरा ही हैंडमेड, और अच्छा। इसके अलावा मैं काफी मॉडल्स बना चुके हैं। अब ये व्हीकल से बाहर भी आना है, कुछ इसको लार्जर स्केल पर करना है, कहीं पर आपका प्लान है कि बाकायदा इसकी ट्रेनिंग लो, इसको सीखो जो प्रोफेशनली लोग सिखाते हैं, और इसको लार्जर स्केल पर करो? लार्ज स्केल पे मैं इस तरह करना चाहूंगा जिससे कोई न्यू मॉडल क्रिएशन के लिए, जिस तरह कंपनीज होती हैं बाकायदा वो सपोर्ट करती है कि आप हमारे लिए वर्क करें, जो कंपनीज होती हैं गाड़ियों की, बसेस की, ट्रांसपोर्टर्स की, ट्रक्स की, तो उनके लिए एज मैं वर्क करूंगा अगर वो कंपनीज कोई हायर करती हैं अपने लिए तो। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जरा पैसों वाइज भी बात कर लेते हैं ना, कि एक मॉडल, क्योंकि आर्ट और क्रिएटिविटी के तो कोई, जैसे कहते हैं ना कि रकम और कीमत नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर कोई खरीदना चाहे तो उसकी तो कोई रकम होगी। हाँ। मतलब कॉस्ट कितनी आती है, अगर कोई मतलब इसको कमर्शियली अगर आप काम करना चाहेंगे तो फिर वो किस तरह से प्रोडक्ट को सेल करेंगे? ये तकरीबन मैंने तो अभी इसके 20,000 रखे हैं रेट प्राइस, और बाकी उसके हिसाब से जिस तरह का वो मॉडल का साइज होगा, जिस तरह मॉडल होगा, उस तरीके से। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच काशिफ फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक। आई रियली होप आप अपनी ये क्रिएटिविटी और पैशन टुवर्ड्स इट आप नहीं छोड़ें और इसको आगे लेकर जाएं, और स्काई इज द लिमिट। वो क्रिएटिविटी कहते हैं ना कि आप जितना उसमें गुड़ डालेंगे वो उतना ही मीठा और से और होता चला। बिल्कुल। और हमने बात की थी इनसे कि कितने पैसे कमाएंगे। अब देखें, इंसान बड़ी मेहनत करता है, उसको जो है वो उसका फल भी मिलता है, लेकिन कहीं पर ऐसा भी होता है कि आपको वो जायदाद में से हिस्सा मिल जाता है। और अगर आप नॉर्मली तो ऐसे होता है कि इंसानों की जायदाद में से हिस्सा मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अमेरिका में एक डिफरेंट चीज हुई है जी। अमेरिका में एक डिफरेंट चीज हुई है कि एक कुत्ता है जिसके मालिक के इंतकाल के बाद वो डॉलर्स में लखपति और पाकिस्तानी रुपयों में करोड़पति हो गया है। ये 8 साला डॉग है, इट्स अ फीमेल डॉग जिसका नाम लूलू है, और एक नए निगरान मार्ता बच्चन की ज़ेरे कफालत है, और उसके मालिक के इंतकाल के बाद उस मालिक की जितनी जायदाद थी वो इस कुत्ते को ट्रांसफर हो गई, और ये कहा गया कि इसकी देखभाल के लिए और सारी जिंदगी इसके खाने पीने और बाकी तमाम चीज़ों के लिए सर्व की जाए। और ये भी कहा गया क्योंकि $50 लाख है तो बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है, और जो लोग इस बारे में अभी रिसर्च कर रहे हैं, जो NGO इसको देखेगी, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप इस जो डॉग है इसको पूरी जिंदगी बेहतरीन इलाज, बेहतरीन डॉक्टर के पास रखें, बेहतरीन खुराक दें, तब भी बहुत चीज दें, फिर भी ये पैसे बच जाएंगे। इतनी बड़ी रकम है। अब ये क्या हो सकता है कि अगर डॉग भी ना रहे तो फिर ये रकम कहाँ जाएगी? मेरा ख्याल NGO रख लेगा, बाकी एनिमल्स के पास जाएगी, क्या होता है कहाँ जाएगी इस डॉग के जाने के बाद कुछ पता नहीं, लेकिन until then ये लूलू जो है ये इसको एंजॉय करेगी और उसी के ऊपर खर्च किए जाएंगे। और वहाँ का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि दे मेक श्योर कि जो भी वेल है उसके ऊपर एक्ट किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजंस लिए। बिल्कुल जी, बड़ी ये इंटरेस्टिंग खबर थी, तो चलो हमने
आपसे ये शेयर कर ली। इसके साथ साथ आज के दिन की मुनासबत से भी हमें अपने याद करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में निशान हैदर एजाज़ हासिल करने वाले पाक फ़ज़ाइया के पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 70वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वो शहादत का रुतबा हासिल करने वाले पाक फ़ज़ाइया के पहले ऑफिसर थे और उनकी सालगिरह के सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनाकिद की जाएंगी। निशान हैदर एजाज़ हासिल करने वाले पाकिस्तान के अजीम सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची की एक राजपूत फैमिली में पैदा हुए। उनके ख़ानदान और अज़ीज़-ओ-क़ारब में पाक फ़ौज से भी वाबस्ता थे। राशिद मिन्हास ने भी पाक फ़ज़ाइया का इंतखाब किया और वो अगस्त 1971 में पायलट ऑफिसर बने। 20 अगस्त 1971 को उनकी तरबियती परवाज़ थी। उनका इंस्ट्रक्टर मतियुर रहमान ज़बरदस्ती कॉकपिट में दाखिल हुआ और जहाज़ का रुख दुश्मन मुल्क भारत की जानिब मोड़ दिया। राशिद मिन्हास ने वतन पर जान कुर्बान करते हुए जहाज़ का रुख वापस अपनी सरजमीन की तरफ मोड़ा, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके, तो उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और उस जहाज़ का रुख ज़मीन की जानिब मोड़ दिया, जहाँ पर वो जहाज़ तबाह हो गया और राशिद मिन्हास शहादत का रुतबा हासिल कर जी। और इसमें जो बेसिकली लॉजिक है, जो कि रिसर्च होती है, वो यही है कि अगर ये भारत में जाकर गिरता तो फिर हमारे पाकिस्तान के लिए नुकसान हो सकता था इंटरनेशनली भी, कि शायद हमने कोई एफर्ट की थी, कोई हमने कोशिश की थी भारत में जाने की और ये भारत ने ख़त्म कर दिया। लेकिन राशिद मिन्हास को निशान हैदर मिलने की वजह भी यही है कि उन्होंने अपने मुल्क में ही इसको गिराया और जो दुश्मन की साजिश थी, जो कि भारतीय एजेंट थे जो कि उनके साथ बैठकर कोशिश की, जिन्होंने कि ये भारत की तरफ ले जाएं, उनको ज़मीन पर गिराने की वजह यही थी कि वो पाकिस्तान में अगर गिरता है तो फिर हमें किसी किस्म का मजीद नुकसान नहीं होगा। ये हमारे हीरोज़ हैं जी, वो तो है और इनको खिराज तहसीन और इनको सैल्यूट है कि इनकी की कुर्बानियां हैं जिनकी वजह से हम इस मुल्क में आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे और ये जोश और इस तरह के इंसिडेंट्स और शहादतों के बाद हमारी आम आवाम में और ज़्यादा बढ़ता है और ये रिस्पेक्ट जो हमारी फोर्सेस के लिए हमारे दिलों में है वो हमेशा कितने यंग थे ये, मतलब हम ये देखते हैं इस निशान हैदर पाने वाले सबसे ज़्यादा ये यंगेस्ट हमारे पायलट हैं। तो अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब करे, हम उनको हमेशा याद करेंगे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।